हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान जब शावर लेकर आया तो मयूरी अपना सामान पैक करके दूसरे रूम में जा रही थी। तब ये देखकर अहान हैरान हो गया। मयूरी ने जब उसे वहाँ से जाने का रीज़न बताया तो वह उसे उसके पास ही रहने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि वह उसके बिना 3 दिन क्या 1 दिन भी नहीं रह सकता, वह उसके बिना मर जाएगा। ये सुनकर मयूरी ने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, शुभ शुभ बोलिए अहान, हमारी शादी होने वाली है, आप ये सब क्यों कह रहे हैं। फाइनली मयूरी अहान की बातों में आ गई थी। ये समझते ही अहान ने अपना मुंह फिर से लटकाते हुए कहा, तो क्या तुम अभी भी मुझे छोड़कर जाओगी मयूरी? तुम्हें पता है अगर तुम एक पल के लिए भी मेरी आंखों से गायब हो जाती हो तो मेरा दिल घबराने लगता है। मैं तुम्हें खुद से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं कर सकता, तो 3 दिन तो बहुत दूर की बात है। कहते हुए अहान प्यार से मयूरी के गालों को खींचने लगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, ठीक है, पर अगर ऐसा है तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे। 3 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और मैं अच्छे से अपनी ब्यूटी स्लिप लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि शादी वाले दिन मेरी एक भी फोटो बेकार आए। उसकी बात सुनकर अहान ने तुरंत कहा, मयूरी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हारे गले लगकर आराम से सो जाऊँगा। मयूरी की उसकी तरफ शक भरी नज़रें देखकर अहान फिर बोला, अरे सच में, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। इससे पहले कि मयूरी कुछ कह पाती, अहान ने तुरंत उसका सामान वापस अलमारी में रख दिया और फिर तुरंत उसके गले लग गया। कुछ देर बाद मयूरी को समझ आया कि वो एक बार फिर अहान की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस चुकी थी। तभी उसने अहान के पैर पर जोर से अपना पैर दे मारा और बोली, अहान, आपने तो कहा था कि आप सिर्फ मुझे गले लगाकर सोएंगे, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे अभी हक क्यों किया? सच में एक बार के लिए सूरज पश्चिम से निकल सकता है, पर आप कभी नहीं सुधर सकते। मयूरी जल्दी ही दुल्हन बनने वाली थी, इसलिए शादी की तैयारियों में उसे बहुत घबराहट हो रही थी। अपने ब्राइडल लहंगे की फिटिंग करवाने के लिए वो माही को अपने साथ ले गई। माही यहाँ सूरत उसकी शादी के 1-2 दिन पहले ही आ गई थी ताकि वह उसकी ज़रूरत पड़ने पर हेल्प कर सके, क्योंकि मयूरी को इस वक्त शादी की टेंशन की वजह से बहुत घबराहट हो रही थी। इसलिए उसने खुद को रिलैक्स करने के लिए अहान की बुराइयां शुरू कर दी। उसने कहा, सच में यार, ये लड़के कभी नहीं सुधर सकते। अहान भी बाकी लड़कों जैसे ही हैं। जब भी मैं उन्हें अपने सामने दिख जाती हूँ तो वो मेरे करीब आने का एक सिंगल मौका नहीं छोड़ते। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, जब भी तुम अपने लिए कोई लड़का ढूंढो तो बहुत सोच समझ कर ढूंढना। उसकी बात सुनकर माही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, एक तो तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया और अब तुम दोनों के बीच की इतनी पर्सनल बातें बता रही हो। कुछ तो शर्म करो। मेरी जैसी सिंगल लड़की का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। तभी माही की नज़र मयूरी के ब्राइडल लहंगे पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जल्द ही मयूरी वो लहंगा ट्राई करके बाहर आ गई थी। उसे देखकर माही ने तुरंत साइड में रखी मयूरी के लहंगे की चुन्नी उठाई और उसे पहनाते हुए प्यार से देखने लगी। मयूरी उसमें इतनी सुंदर लग रही थी कि वो अपनी नज़रें मयूरी के चेहरे से हटा ही नहीं पा रही थी। उस ब्राइडल लहंगे के साथ उसकी मैचिंग ज्वेलरी भी थी। माही ने तुरंत कहा, इतने सुंदर ब्राइडल लहंगे और ज्वेलरी के लिए तो मुझे एक बार तो शादी करनी ही पड़ेगी, वरना तो मेरा इस ज़िंदगी में आना ही वेस्ट हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरान होते हुए कहा, मिस माही, लोग अक्सर अपना लाइफ पार्टनर पाने के लिए शादी करते हैं, पर मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई लड़की सिर्फ एक सुंदर लहंगा पहनने के लिए शादी करना चाहती है। पर माही ने उसे कुछ नहीं कहा। पर कुछ देर बाद उसने अपने हाथ में ज्वेलरी सेट लेते हुए कहा, हर लड़की के मन में कहीं ना कहीं ये डर और टेंशन होती ही है कि उसकी सास के साथ कैसा रिश्ता रहेगा। पर तुम तो इस मामले में भी किस्मत वाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक बहुत प्यारी दादी सास है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब क्योंकि मैं उनकी बहू तो नहीं बन पाई, तो बस यही चाहूँगी कि वो मुझे अपनी पोती ही बना ले। उसकी बात सुनकर मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, सॉरी, तुम्हारा यहाँ पर भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि बा मुझे सिर्फ अपनी पोता बहू ही नहीं बल्कि अपनी पोती भी मानती है। वो सच में बहुत प्यारी है और मुझे बहुत लाड़ प्यार करती हैं, इसलिए मैं अपनी बा का प्यार किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर माही नाराज़ होते हुए बोली, मयूरी, तुम सच में बहुत बड़ी सेल्फिश हो। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, वैसे तुम दोनों ने बहुत जल्दी शादी करने का डिसीजन ले लिया, और अहान, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस को जल्द से जल्द इस दुनिया के साथ सभी लोगों से मिलवाना चाहता हो। लोगों से मिलवाने वाली बात सुनते ही मयूरी को सुमित त्रिपाठी की याद आने लगी। उसे लगता था कि मिस्टर सुमित उसके डैड थे,
पर उन्हें तो मयूरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अगर मिस्टर सुमित उसकी शादी में नहीं आते तो शादी के वक्त भी उसे बस इसी बात का अफसोस होता कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाई। उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि वो उसकी शादी में आने वाले हैं भी या नहीं। कुछ सोचते हुए उसने माही से कहा, माही, क्या तुम्हें पता है कि सुमित त्रिपाठी किस तरह के इंसान हैं? उसके ये सवाल सुनकर माही बोली, तुम्हें अचानक ये सब कहाँ से याद आ गया? वैसे त्रिपाठी फैमिली हमेशा खुद को दुनिया से छिपा कर रखती है। जब तक वो लोग खुद ना चाहें तब तक किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता लगता। वैसे मैंने उनके बारे में कुछ बातें पहले सुनी है। वो अपनी वाइफ और बेटी को बहुत प्यार करते थे। वो अपने ऑफिस और अपने घर पर बिल्कुल अलग इंसान होते थे। वैसे त्रिपाठी कॉरपोरेशन के बारे में एक बात और है जिसकी वजह से हमारी कंपनी ने उनसे अलग होने का डिसीजन लिया था। कहते हुए माही कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर कुछ देर रुककर वो बोली, त्रिपाठी फैमिली का इतिहास 100 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। वो लोग हमेशा से ही इस देश के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करते थे, पर कुछ साल पहले उन्होंने अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनकी कंपनी में भी काफ़ी बदलाव किए गए। उसने आगे कहा, काफ़ी साल पहले जब मैंने अपनी कंपनी में काम करना शुरू किया था तब मुझे लगता था कि चेंजेस की वजह से त्रिपाठी फैमिली को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है और उनके शेयर काफ़ी गिर गए हैं। उस टाइम पर मिस्टर सुमित और मिस्टर संकेत ने ही सब कुछ संभाला था, पर क्योंकि हमारी कंपनी भी उन्हीं के साथ काम करती थी इसलिए हमारे ऊपर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा। फिर मैनेजमेंट में कहासुनी होने की वजह से हमारी कंपनी ने त्रिपाठी कॉरपोरेशन से अलग होने का फैसला कर लिया। उसके बाद से तो मेरे डैड को भी त्रिपाठी कॉरपोरेशन के मैटर्स के बारे में बहुत कम पता है, और जब डैड को ही इस बारे में नहीं पता तो मुझे तो पता ही क्या होगा। मयूरी की हेल्प करने के लिए माही ने काफ़ी बार अपने डैड से त्रिपाठी कॉरपोरेशन के बारे में जानने की कोशिश की थी, पर हर बार उसके डैड ने उसे डांट कर चुप करा दिया। इसलिए उसे इसके ज़्यादा त्रिपाठी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। मयूरी उससे कुछ और बात भी करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ आहान परी को लेकर आ गया। जैसे ही परी ने मयूरी को उस ब्राइडल लहंगे में देखा तो वो प्यार से बोली, मेरी मम्मा कितनी प्यारी लग रही हैं। आहान भी उसे वहीं खड़ा प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी। उसने अपने मन में कहा, कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। परी जल्दी से आहान की गोद में नीचे उतरी और भागकर मयूरी के पास चली गई। फिर वो उसकी चुन्नी अपने सिर पर ओढ़ते हुए बोली, मम्मा, मैं भी आपकी जैसी ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना। परी भी उसमें बहुत सुंदर लग रही थी, पर जैसे ही मयूरी ने उसकी तरफ देखा उसे अचानक ही एक सीन याद आने लगा जिसमें एक बच्ची अपने डैड से कह रही थी, डैड, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मैं इसमें बिल्कुल दुल्हन लग रही हूँ ना। उसके डैडी ने कहा, परी बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे दूल्हे राजा के साथ खुशी खुशी विदा करूँगा। इन यादों में भी उसे एक बार फिर मिस्टर सुमित ही दिखाई दे रहे थे। इन यादों से परेशान होकर मयूरी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे ऐसे देखकर आहान ने कहा, मयूरी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मयूरी धीरे से बोली, आहान, मैं इन यादों और तस्वीरों से परेशान हो गई हूँ जो मुझे हर वक्त दिखाई देती रहती हैं, और शायद शादी की तैयारियों की वजह से मुझे थकान भी हो रही है और घबराहट भी। उसकी बात सुनकर आहान उसकी तरफ देख कर बोला, हाँ, वैसे घबराहट तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि तुम्हारा ऐसा फेस देखकर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती हो। और सिर्फ इसी वक्त नहीं बल्कि हर वक्त मेरे दिमाग में यही ख्याल घूमता रहता है। तभी वो मयूरी के पास गया और अपनी गहरी काली आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुमने सच में शादी वाले दिन मुझे शादी करने के लिए मना कर दिया तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा, क्योंकि इस जन्म में तो मयूरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आहान की बातें सुनकर मयूरी थोड़ा रिलैक्स हुई। फिटिंग के बाद मयूरी को उसका ब्राइडिंग लहंगा बिल्कुल सही आ गया था। उसके बाद वो लोग फिर से घर आ गए। अब उन्हें सिर्फ शादी के दिन का इंतज़ार था। शादी से एक रात पहले आहान और मयूरी दोनों की ही नींद उड़ गई थी। आहान प्यार से मयूरी को गले लगाए लेटे हुए था और उसे प्यार से बस एक ही वर्ड कहे जा रहा था, मयूरी। मयूरी उसे जवाब देते हुए बोली, आहान फिर से बोला, मयूरी। मयूरी ने फिर कहा, हाँ कहिए, कुछ बोलिए तो सही, बस मयूरी मयूरी ही बोले जा रहे हैं। मयूरी। एक बार फिर उसके मुंह से अपना नाम सुन मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, आहान, आपका दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर मयूरी उसकी तरफ करवट लेकर लेट गई। मयूरी की खिड़की से चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। आहान अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और मयूरी उसके खूबसूरत चेहरे को निहार रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने की वजह से आहान और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था।
जब अहान को ये बात रियलाइज़ हुई कि मयूरी उसे ही देख रही है तो उसने स्माइल करते हुए कहा, क्या शादी से एक रात पहले तुम्हें ये बात पता लगी है कि तुम्हारा फियांसे कितना हैंडसम है? उसकी बात सुनकर मयूरी शर्मा गई, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि अहान उसे देख नहीं रहा है। उसने मन में ही कहा, आखिर कोई इंसान अपनी आंखें बंद करके कैसे देख सकता है? अहान ने स्माइल करते हुए कहा, तुम पर नज़र रखने के लिए मुझे अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब तुम बस यही सोचकर खुश हो जाओ कि कल से ये हैंडसम अहान रायज़ादा सिर्फ तुम्हारा होगा। इतना कहकर वो मयूरी को किसी बच्चे की तरह थपथपाकर सुलाने लगा। अगले दिन रायज़ादा मैंसन के गार्डन में एक खूबसूरत शादी का मंडप सजाया गया था। बाहर से लेकर अंदर तक रेड कलर की सुंदर कालीनें बिछाई गई थी। चारों तरफ रेड रोजेस और कलरफुल लाइट से बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई थी। कुछ कुछ जगहों पर पानी के छोटे छोटे फाउंटेन्स भी लगे हुए थे। वहाँ की सिक्योरिटी के लिए चॉपर्स इधर से उधर हवा में चक्कर काट रहे थे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी इंसान की शादी नहीं थी, बल्कि यहाँ रायज़ादा की शादी थी। यहाँ सब कुछ बेस्ट करवाया गया था। चॉपर सिक्योरिटी देखने के साथ साथ वहाँ आने वाले गेस्ट के वेलकम के लिए उन पर फूलों की बारिश भी कर रहे थे। कुछ सुंदर मॉडल्स को भी वहाँ गेस्ट के वेलकम के लिए खड़ा किया गया था, जो गुलाब जल लिए अंदर आने वाले गेस्ट पर छिड़क रही थी। चारों तरफ रोमांटिक सॉन्ग्स बज रहे थे। वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रियलिटी नहीं बल्कि परियों की दुनिया हो। वहाँ गेस्टों के लिए बहुत अच्छे खाने का अरेंजमेंट किया गया था। इस बार फर्स्ट टाइम रायज़ादा फैमिली के किसी इवेंट में मीडिया वालों को भी बुलाया गया था। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्टर्स के लिए वहाँ एक अलग सेक्शन बनाया गया था, जहाँ से वो शादी की फुल कवरेज कर सकते थे। और इन मीडिया रिपोर्टर्स के लिए भी खाने पीने के सभी अरेंजमेंट्स अलग से किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ मयूरी ब्राइडल रूम में तैयार हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने उसका फाइनल टचअप करने के बाद उससे कहा, मयूरी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सच कहूँ तो मैंने आज तक आप जैसी सुंदर दुल्हन नहीं देखी। इस ब्राइडल लहंगे में आप ऐसे लग रही हैं जैसे कोई परी जन्नत से उतरकर धरती पर आ गई हो। पता नहीं जब मिस्टर अहान रायज़ादा आपको आज देखेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उसकी बात सुन मयूरी स्माइल करने लगी। तभी वहाँ माही और सुहाना भी आ गई। माही ने उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, आर यू रेडी मयूरी? बाहर सभी गेस्ट आ चुके हैं। बाहर गेस्ट के साथ साथ कोई और भी तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। सुहाना भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ, और बाहर गेस्ट के साथ साथ बहुत सारे रिपोर्टर्स भी हैं। मैंने सुना है रायज़ादा फैमिली में पहली बार फुल मीडिया कवरेज की परमिशन दी गई है। सभी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन के रिपोर्टर्स आसपास सभी चीज़ों की फ़ोटो लेने में लगे हुए हैं। अहान रायज़ादा की शादी का वेट तो मीडिया के साथ साथ पूरा शहर भी कर रहा था, इसलिए इस मौके पर कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ इस बार बहुत सारी मीडिया भी थी, जिसे संभालने के लिए अलग से सिक्योरिटी लगाई गई थी। तभी सुहाना बोली, हर कोई बस यही कह रहा है कि हान रायज़ादा तुम्हारे प्यार में पागल हो चुके हैं। अब तो सभी को बस रायज़ादा फैमिली की नई मालकिन का इंतज़ार है। सुहाना की आंखों में इस वक्त मयूरी के लिए खुशी और अपने लिए मायूसी साफ नजर आ रही थी। मयूरी भी अपनी दोस्त सुहाना को अच्छे से समझती थी। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से उससे कहा, टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी भी जल्द ही होगी। उसकी बात सुन सुहाना ने अपने चेहरे को मायूसी से छिपाते हुए बोली, हाँ, पर अभी तो मुझे बस अपनी सबसे प्यारी दोस्त की खुशी में शामिल होना है। विक्रांत बाहर आहान के साथ ही है। और तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी में नील दवे भी आया है। मैंने सुना है आहान ने उसे खुद इनवाइट किया है। नील का नाम सुनते ही सुहाना मयूरी की तरफ देखकर अजीब तरीके से ही स्माइल करने लगी। उन दोनों को ऐसे देखकर माही भी समझ गई कि आखिर वहाँ कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो तुरंत बोली, ये नील दवे कौन है? मुझे लगता है तुम दोनों मुझसे कुछ तो छिपा रही हो। उसकी बात सुनकर सुहाना ने कहा, नील दवे का मयूरी से वही रिश्ता है जो तुम्हारा अहान रायज़ादा के साथ है। इतना कहकर वो स्माइल करने लगी। कुछ सेकंड्स बाद माही को जैसे ही सुहाना की बातों का मतलब समझ आया तो वो उसे छेड़ते हुए उसके साथ मजाक करते हुए बोली, मयूरी, मुझे यकीन नहीं होता, तुम और अहान एक दूसरे के कितने मिलते जुलते हो। तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी मुझे सताना चाहती हो, और वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड यानी नील दवे को सताना चाहता है। हाँ, जानती हूँ कि अहान ने मुझे कभी अपनी गर्लफ्रेंड वाली नज़रों से नहीं देखा, पर मैं तो उसे उसी नज़रों से देखती थी। एनीवे, सच में तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। वैसे मैं देखना चाहती हूँ कि वो बेचारा नील दवे कौन है जिसे अहान और मयूरी बिल्कुल मेरी तरह परेशान करना चाहते हैं।
उसकी बात सुनकर सुहाना ने तुरंत कहा, इस काम में तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इतना कहकर वो माही का हाथ पकड़कर उसे नील से मिलवाने ले गई। तभी वहाँ खड़ी मेकअप आर्टिस्ट मयूरी से बोली, मिस मयूरी, आपका मेकअप हो चुका है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि आपको सब सही तो लग रहा है ना। मयूरी ने सिर घुमाकर खुद को आईने में देखा। मयूरी तो खुद को देखकर हैरान ही रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी खूबसूरत और सुंदर दिख रही थी। उसे सेटिस्फाइड देखकर मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से जाने लगी, पर जाते जाते वह खुद को रोक नहीं पाई और मयूरी से बोली, मिस मयूरी, आज आप किसी महारानी से कम नहीं लग रही, आपको किसी की नज़र ना लगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मेकअप आर्टिस्ट भी वहाँ से चली गई। इस वक्त मयूरी कमरे में अकेली थी। तभी वो सुजल के बारे में सोचने लगी। एक बार वो ज़बरदस्ती सुजल को मेकअप करने के लिए कह रही थी। सुजल ज़्यादातर खुद को सिंपल रखना ही पसंद करती थी और वो बोलती भी कम ही थी। मयूरी की जिद मानकर सुजल उसकी खुशी के लिए मेकअप करवाने के लिए भी तैयार हो गई थी, पर मयूरी ने उसका ऐसा खतरनाक मेकअप किया कि वो बंदरिया जैसी लग रही थी, जिसे देखकर मयूरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मयूरी को ऐसा हंसता देख सुजल खुद ही हंसी भी नहीं रोक पाई। मयूरी अक्सर सुजल को हंसाने के लिए ऐसी छोटी छोटी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी, जिससे सुजल ने उसकी इतनी मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। आज वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए वहाँ नहीं थी। इस बात से वो बहुत दुखी थी। मयूरी ने अपना फ़ोन निकाला और एक बार फिर सुजल का कॉल ट्राई करने लगी। वो जानती थी कि वो ऐसा करके बस खुद को झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रही थी और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, पर फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करना चाहती थी। मयूरी मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी कि सुजल उसका फ़ोन उठा ले, पर दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज़ आई, द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ करंटली नॉट अवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ये सुनकर मयूरी फिर से निराश हो गई। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक करने की आवाज़ आई। मयूरी उस ओर देखने लगी, पर कुछ सेकंड्स बाद तक भी अंदर कोई नहीं आया। ये देखकर वो खुद दरवाज़ा खोलने के लिए गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था, पर वहाँ फर्श पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। उस पर एक चिट भी लगी थी जिस पर लिखा था, फॉर मयूरी। मयूरी को समझ नहीं आया कि वो बॉक्स वहाँ किसने रखा होगा, क्योंकि वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था और इतनी सिक्योरिटी के बीच उस जगह किसी अजनबी का आना पॉसिबल नहीं था। यहाँ हर जगह ना जाने कितने ही कैमरे लगे हुए थे। गेस्ट के लाए हुए गिफ्ट्स को भी तभी अंदर लाने की परमिशन होती थी जब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स अच्छे से चेक कर लेते थे। उन बॉक्स की पैकिंग देखने से तो यही लग रहा था जैसे वो कोई गिफ्ट हो। मयूरी के काफ़ी देर तक झांक कर देखने पर भी वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, बल्कि वहाँ रूम से कुछ दूरी पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। मयूरी कुछ समझ नहीं पाई और गिफ्ट्स बॉक्स को लेकर अंदर आ गई। जैसे ही उसने वो बॉक्स खोला, वो पहले ही एक कदम पीछे हट गई, पर जब उसने देखा कि उसमें कोई खतरनाक चीज़ नहीं थी, तो उसने एक चैन की सांस ली और आगे बढ़कर उसके अंदर रखी चीज़ों को देखने लगी। बॉक्स के अंदर एक पुराना फ़ोन और एक फ़ोटो रखी थी। उसे देख उसने अपने मन में सोचा, कोई किसी की भी शादी में पुराना फ़ोन क्यों गिफ्ट करेगा, और ये फ़ोटो। जैसे ही मयूरी ने वो फ़ोटो देखी, वो तुरंत अपनी आंखें चढ़ाकर कुछ सोचने लगी। वो फ़ोटो एक छोटी लड़की की थी जिसे उसने पहले भी कहीं देखा था। उसे तुरंत याद आया कि वो फ़ोटो उसने सुजल के घर पर उसके एल्बम में देखी थी, जिसमें उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। वो सुजल के बचपन की ही फ़ोटो थी, पर इस फ़ोटो में सुजल ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। मयूरी लगातार उस फ़ोटो को देख रही थी कि तभी उसे फिर से कुछ पुरानी यादें याद आने लगी, जिसमें 2 लड़कियां जो लगभग एक ही उम्र की थी और एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिल रही थी। एक लड़की मेहता फैमिली के पुराने घर के आंगन में खड़ी थी, तो दूसरी लड़की पेड़ पर लगे हुए एक झूले पर झूल रही थी और उस ब्लैक ड्रेस पहने हुए लड़की को ही देख रही थी। फिर वो एक दोस्त की तरह उससे बोली, मेरा नाम परी है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम बोल सकती हो? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? अगर तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें कुछ भी कहकर बुलाने लग जाऊंगी। काफ़ी देर बाद वो ब्लैक ड्रेस पहने हुए लड़की उसके पास आकर बोली, मेरा नाम सुजल है। सुजल? मयूरी के दिमाग में वो शब्द गूंज रहे थे। वो उसी दिन पहली बार सुजल से मिली थी और उस दिन के बाद से ही सुजल हर जगह उसके साथ परछाई बनकर रहती थी, पर वो खुद को हमेशा छिपा कर रखती थी। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जब सुजल उसे दिखाई नहीं देती थी तो वो रोने लगती थी। उसे रोता हुआ देखकर सुजल तुरंत उसके पास आकर बोली, तुम्हें मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा छिपकर तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, पर अगर मैं हर बार तुम्हारे सामने आऊँगी तो दूसरे लोग भी मुझे देख लेंगे और इस तरह मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगी। शायद तब पहली बार सुजल ने उससे इतनी लंबी बात की थी, पर वो हमेशा छिपकर रहती थी और बहुत कम बोलती थी।
हालांकि तब मयूरी सुजल को बताना चाहती थी कि उसे किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दोस्त की ज़रूरत है जो हमेशा उसके साथ खेल सके। पर सुजल तो हमेशा उसे दूर ही रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसे आर्यन रायचंद मिल गया, पर तब भी सुजल मयूरी के पीछे छिप कर रहती थी। सुजल खुद को बहुत ध्यान से छिपा कर रखती थी, शायद इसलिए आर्यन भी उसे ठीक से कभी नहीं देख पाया था। बहुत सालों तक मयूरी और सुजल ऐसे ही रहे। मयूरी ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो अपनी याददाश्त जाने की वजह से सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि अपनी परछाई सुजल को भी। पर याददाश्त जाने के बाद भी सुजल ने कभी भी मयूरी का साथ नहीं छोड़ा था। सुजल कहते हुए मयूरी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने उस बॉक्स में से फ़ोन और फोटो हटाकर देखी। उसमें एक पेंडेंट भी था। यह वही पेंडेंट था जो मयूरी ने ही सुजल को गिफ्ट किया था। उस पेंडेंट को देखकर मयूरी बोली, ये तो वही पेंडेंट है जो मैंने सुजल को दिया था। उसने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो इस पेंडेंट को अपने गले से कभी नहीं निकालेगी, पर यह पेंडेंट इस बॉक्स में कैसे आया? यही सब सोचकर वो फिर से उन चीज़ों को देखने लगी। वापस से देखने पर मयूरी को समझ आया कि वो फ़ोन भी सुजल का ही था। ये देखकर मयूरी का दिल बैठ गया। वो खुद से ही बोली, सुजल का फ़ोन, फ़ोटो और ये पेंडेंट। ये सब देखकर साफ पता लग रहा था कि सुजल किसी के कब्ज़े में थी, और जिस इंसान ने ये बॉक्स मयूरी को भेजा था उसके ज़रिए वो उसे सुजल के बारे में याद दिलाना चाहता था। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा था? मयूरी ने एक बार फिर उस बॉक्स को उलट पलट कर देखा, पर उस बॉक्स में और कुछ नहीं मिला। उसने अपने मन में कहा, ये इंसान चाहे जो हो, पर क्या वो सच में ये सब सिर्फ मुझे डराने के लिए कर रहा है, या फिर सच में सुजल उसके पास है? उसे सुजल की बहुत टेंशन हो रही थी। हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। वो तुरंत आहान से मिलना चाहती थी, पर उसे जैसे ही आहान से मिलने के लिए पहला कदम बढ़ाया, उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर दिखाई दे रहा था। मयूरी ने तुरंत उठाने से पहले रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अगर तुम सुजल को जिंदा देखना चाहती हो तो मुझसे आकर मिलो, पर अकेले। मेरी नज़र लगातार तुम पर बनी हुई है। अगर मुझे पता लगा कि तुमने किसी और को कुछ भी बताने की कोशिश की, या मैंने तुम्हारे साथ किसी और इंसान को देखा तो मैं सुजल को तुरंत मार डालूंगा। इससे पहले मयूरी कुछ भी समझ पाती, फ़ोन कट हो गया और अगले ही पल उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें एक एड्रेस लिखा था और साथ ही मिलने का टाइम भी। वहाँ एक धमकी भी लिखी थी जिसमें मयूरी जितना ज़्यादा लेट करती, सुजल का वो लोग उतना ही ज़्यादा टॉर्चर करते। ये एड्रेस यहाँ से बहुत दूर था। अगर वो तुरंत यहाँ से नहीं निकलती तो सुजल की जान खतरे में पड़ सकती थी, पर उसे तो कुछ ही देर में शादी के मंडप में पहुँचना था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मैं अभी सुजल को ढूंढने के लिए यहाँ से चली गई तो मेरी शादी का क्या होगा? मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बार बार खुद को मिरर में देख रही थी। शादी के लाल जोड़े और बेशकीमती ज्वेलरी में मयूरी बस सोचे जा रही थी कि वो करे तो क्या करे। उसके पास इस वक्त दो रास्ते थे। पहला, वो ये सोच ले कि उसे कोई बॉक्स मिला ही नहीं और वो खुशी खुशी आहान से शादी करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे, और दूसरा कि वो सब कुछ छोड़कर पहले सुजल को बचाने जाए। मयूरी ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके सोचने लगी। उसने खुद से कहा, शादी तो दोबारा भी की जा सकती है, लेकिन अगर सुजल को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? यही सोचकर उसने अपना ब्राइडल लहंगा निकाल दिया और नॉर्मल ड्रेस पहनकर कमरे के बाहर आ गई। वो सीधे आहान को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगी। मयूरी को नहीं पता था कि इस वक्त उस पर किसने नज़र रखी हुई है, पर वो आहान को बिना बताए इस तरह अपनी ही शादी से कैसे जा सकती थी। जैसे ही वो बाहर गई, आहान उसे बहुत सारे रिपोर्टर्स से घिरा हुआ दिखाई दिया। पीच कलर की शेरवानी में वो बिल्कुल कहीं महाराजा का जैसा लग रहा था। आहान के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल दी जो आज से पहले शायद ही किसी ने देखी हो। वो वहाँ खड़े पर सभी रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रहा था। मिस्टर आहान रायजादा, आज तक आपने अपने किसी भी फैमिली इवेंट में मीडिया को नहीं बुलाया, तो फिर आपने अपनी शादी वाले दिन ही ऐसा क्यों किया? उसका सवाल सुनकर आहान स्माइल करने लगा और बोला, क्या ये सच में इतना अजीब है? वो एक्चुअली पहले मैं सिंगल था, पर अब मेरी लाइफ में मेरी वाइफ आने वाली है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आहान जिस तरह से बात कर रहा था उसे देखकर कुछ रिपोर्टर्स आपस में बात करने लगे थे कि उन्होंने आज तक बड़े लोगों को अपने पैसों और पावर पर प्राउड करते हुए देखा है, पर किसी को अपनी वाइफ पर प्राउड करते फर्स्ट टाइम देख रहे थे। तभी एक दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर आहान, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आप अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, पर हमने सुना है कि आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते।
क्या इससे आप दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा? उसकी बात सुनकर अहान नाराज होकर उस रिपोर्टर की तरफ घूर कर देखने लगा, पर फिर वो खुद को रिलैक्स करते हुए बोला, हाँ, इस मैटर पर हमारी थोड़ी अनबन तो चल रही है। जैसे ही अहान के शब्द वहां बैठे रिपोर्टर्स ने सुने तो वहां चारों तरफ शोर मच गया। अहान ने आगे कहा, मेरे सारे पैसे मेरी वाइफ के ही हैं, पर कल रात ही मुझे उसकी डायरी पढ़ने के बाद पता लगा कि उसने मुझसे छिपाकर बहुत पैसा इकट्ठा किया है, और तो और उसके पास हैंडसम लड़कों की लंबी लिस्ट भी है। अहान आज कुछ ज़्यादा ही मजाक के मूड में लग रहा था। ये बात हर कोई जानता था कि अहान रायज़ादा जैसे हैंडसम और रिच इंसान को छोड़कर कोई लड़की किसी दूसरे लड़कों के साथ क्यों जाना चाहेगी। इसलिए उसकी बात सुन सभी लोग हंसने लगे। पर तभी अहान बोला, क्योंकि मैं अब बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वाइफ मुझे किसी और लड़के के लिए छोड़ दे, इसलिए मैंने उसके बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया। उसकी बात सुनकर सभी रिपोर्टर्स इसे मजाक में लेते हुए फिर से हंसने लगे। फिर वहीं छिपकर खड़ी मयूरी ने जब अहान की बात सुनी तो उसने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर अपना बैंक अकाउंट चेक किया। भले ही रिपोर्टर्स को अहान की बात मजाक लग रही थी, पर वो बिल्कुल सच कह रहा था। मयूरी के अकाउंट में सच में सारा पैसा निकाला जा चुका था। रिपोर्टर्स की भी अपनी हेडलाइंस मिल चुकी थी। अहान रायज़ादा का अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए प्यार। रायज़ादा फैमिली की नई मालकिन को है हैंडसम लड़कों की बुरी आदत। मयूरी मन ही मन सोचने लगी, अहान दुनिया के सामने अपनी बीवी के लिए प्यार दिखाना चाहते हैं या फिर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बिना बताए ही मेरी मेहनत की कमाई मेरे अकाउंट से पैसे कैसे निकलवा लिए, वायडो कहीं का। पर फिर उसने अहान की बातों को इग्नोर कर दिया। वो अहान से मिलना तो चाहती थी, पर उसे इतने रिपोर्टर्स के बीच में उसके पास जाना ठीक नहीं समझा। और अगर इस धमकी देने वाले आदमी को इस बारे में पता लग जाता तो वो सुजल को नुकसान भी पहुंचा सकता था। यही सब सोचकर मयूरी चुपचाप वहां से चली गई। सबकी नज़रों से बचकर मयूरी वहां से निकलकर एक टैक्सी में बैठ गई और फ़ोन पर बताए उस एड्रेस पर जाने लगी। टैक्सी में बैठते ही वो फिर से उस आदमी की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को सुन रही थी, जो उसने कॉल रिसीव करते ही रिकॉर्डिंग पर लगा दी थी। उसे ध्यान से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान अपनी आवाज़ बदल कर बात कर रहा हो। मयूरी को मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे वो उस इंसान को पहले से ही जानती हो। ये तो श्योर था कि वो जो कोई भी इंसान था वो अहान और मयूरी के रिश्ते को अच्छे से जानता था। इसलिए उसने उनकी शादी वाले दिन ही मयूरी को डराने के लिए सुजल को एक जरिया बनाया था। वो नहीं चाहता था कि अहान मयूरी को बचाने के लिए, इसलिए उसने मयूरी के लिए ये सारा जाल बिछाया था। यहाँ ये भी हो सकता था कि उस अननोन नंबर वाले इंसान के पास सुजल हो ही नहीं और वो बस उसे जाल में फंसाना चाहता हो, और मयूरी भी अपनी जान को जोखिम में डालकर सुजल को बचाने के लिए वहां जा रही थी। जिस भी इंसान ने मयूरी को कॉल करके ये सब कहा था वो उसका नंबर पहले से ही जानता था, और ये भी कि अहान इस वक्त मीडिया के साथ बिजी था। यहाँ तक कि उस इंसान ने इतने सारे गार्ड्स और कैमरे से बचकर मयूरी तक सुजल का वो सामान पहुँचाया था। वो इंसान ये बात अच्छे से जानता था कि वो सुजल को बचाने के लिए ज़रूर आएगी। इससे ये बात तो क्लियर थी कि वो इंसान उसकी जान लेना चाहता था। मयूरी ने यह सब जानते हुए भी वहाँ सिर्फ इसलिए जा रही थी कि भले ही उसे वहाँ सुजल ना मिले, पर यह तो हो सकता था कि उसे सुजल से रिलेटेड वहाँ कोई खबर मिल जाए। पर अपने आप को यूं बिना मतलब की प्रॉब्लम में फंसाना मयूरी का स्टाइल तो बिल्कुल नहीं था। वो जानती थी कि वो इस वक्त बिल्कुल अकेली है और उसका दुश्मन बहुत चालाक। इसलिए उसे एक आइडिया आया। वो ये बात जानती थी कि अगर उसने अपने फ़ोन से किसी को भी कॉल करने की कोशिश की तो उस आदमी को तुरंत पता लग जाएगा। क्या पता वो इंसान उसके फ़ोन के ज़रिए भी उस पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है और मुझे अभी एक अर्जेंट कॉल करनी है, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ करती हूँ। उसकी बात सुन टैक्सी ड्राइवर ने उसे अपना फ़ोन दे दिया। जैसे ही वो अहान को मैसेज करने लगी तभी उसके पास आर्यन का कॉल आ गया, पर कुछ सोचकर मयूरी ने तुरंत उसका कॉल कट कर दिया। फिर उसने टैक्सी ड्राइवर के फ़ोन से आर्यन को कॉल लगाया और बोली, मिस्टर रायचंद, मैं मयूरी बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आर्यन ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, तुम, ये कौन सा नंबर है? मैंने तो अभी जस्ट तुम्हें ही कॉल लगाया था, पर कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। मैं ब्लू हेवन इंटरनेशनल स्कूल गया था, वही स्कूल जहाँ तुम और सुहाना एक साथ पढ़ती थी। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ के रिकॉर्ड्स में सुमित त्रिपाठी का नाम तुम्हारे फैमिली मेम्बर के नाम पर लिखा है। जिसके अलावा मुझे ये भी पता लगा है कि त्रिपाठी फैमिली ने एक और इंसान को उस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था जिसका नाम संकेत त्रिपाठी था। वहाँ वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता था। संकेत त्रिपाठी?
उसका नाम सुनते ही मयूरी को सुहाना की कही एक बात याद आने लगी। सुहाना ने उसे बताया था कि वो लोग अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके ही वहाँ से निकले थे। तो इसका मतलब ये बात इतनी पुरानी तो नहीं हो सकती कि संकेत उसे भूल जाए। इसका तो यही मतलब था कि संकेत मयूरी को ना पहचानने का बस नाटक ही कर रहा था। तभी मयूरी को फ़ोन पर पीछे से एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट करने की आवाज़ आई। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन अभी अभी बस प्लेन से ही उतरा हो और वहाँ से बाहर आकर उसने सबसे पहले मयूरी को ही कॉल किया था। पर इससे पहले मयूरी उसे कुछ कहती वो बोला, तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। पर तभी उसकी नज़र एयरपोर्ट पर लगे उस बड़े से टीवी स्क्रीन पर गई जिसमें हान रायजादा की शादी की न्यूज़ चल रही थी। आर्यन एक सेकंड कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, आज तुम दोनों शादी कर रहे हो? मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे, क्योंकि उसे इस वक्त अपनी शादी के मंडप में होना चाहिए था, पर वो तो खुद कहीं और ही जा रही थी। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात यह थी कि वो हान को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर रायचंद, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। फिर उसने आर्यन की सारी बात बता दी और उसे हान से कांटेक्ट करने को भी कह दिया। उसके बाद उसने वापस से फ़ोन टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। मयूरी के मन में इस वक्त बहुत से सवाल घूम रहे थे। बार बार उसकी आंखों के सामने कभी सुजल का तो कभी संकेत त्रिपाठी का ही चेहरा घूम रहा था। अगर मयूरी सच में त्रिपाठी फैमिली की बेटी थी तो 4 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था और वह ऐसी घायल हालत में यहाँ इस शहर में कैसे पहुँची? और सुमित त्रिपाठी और संकेत दोनों ही उसे पहचान क्यों नहीं पा रहे? और वो इंसान कौन था जिसने उस वक्त उस पर अटैक किया था और उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था? तभी अचानक एक जगह टैक्सी रुक गई और टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम, हम आपके बताए एड्रेस पर पहुंच गए हैं। मयूरी तुरंत टैक्सी से उतरकर इधर उधर देखने लगी। वो एक खुला मैदान जैसा था, साथ ही वहाँ एक पुराना खंडर जैसा मकान भी दिखाई दे रहा था। इसके अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई भी बिल्डिंग या घर दिखाई नहीं दे रहे थे। मयूरी कुछ घबराते हुए उस खंडर की तरफ बढ़ने लगी, पर वो अंदर जा पाती उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। तभी दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, चुपचाप अंदर आ जाओ। तब मयूरी को समझ आया कि इस वक्त वो आदमी वही था और उसने उस पर नज़र रखी हुई थी। मयूरी ने हंसते हुए कहा, सिर्फ एक फ़ोन और पेंडेंट दिखाकर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगी और ये मान जाऊँगी कि सुजल तुम्हारे पास है? तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? मैं पहले सुजल को देखना चाहती हूँ, वरना मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूँगी। समझाई छे कि रिपीट करूँ? कहते हुए मयूरी कुछ कदम पीछे हटने लगी। वो वैसे दिखाना चाहती थी कि जैसे वो वहाँ से वापस जा रही हो, पर तभी उसे फ़ोन पर एक ज़ोर की चीख सुनाई दी। मयूरी को ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर वो इस बात पर भी श्योर नहीं थी कि वो आवाज़ सुजल के चिल्लाने की ही थी या किसी और की। अगले ही सेकंड उस आदमी की आवाज़ फिर से आई, आई एम सॉरी, लेकिन हमें उसकी एक उंगली काटनी पड़ी। मिस मयूरी, अगर आप चाहती हैं कि हम इस लड़की की दूसरी उंगली भी काट दें तो यकीन मानो हमें इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। उसकी बात सुन मयूरी मन ही मन घबराने लगी, लेकिन वो अपना यह डर अपने चेहरे पर दिखने नहीं दे रही थी। उसने उसे जवाब नहीं दिया। फिर अगर वो उस आदमी की बात मानकर अंदर चली जाती तो उसके लिए ये खुद अपनी मौत को बुलावा देने जैसा था। मयूरी वहीं खड़ी कुछ सोच रही थी, तभी फ़ोन के दूसरे तरफ से फिर से आवाज़ आई, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं अभी सुजल की जान ले लूँगा। मयूरी अपने कदम धीरे धीरे से बढ़ाते हुए बोली, कौन हो तुम? तुमने सुजल को क्यों किडनैप किया है और मुझे यहाँ बुलाने के लिए पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? वह उसे लगातार सवाल करते जा रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी वो बोली, मैं समझ गई, सुजल यहाँ है ही नहीं, तुम सिर्फ उसका नाम लेकर मुझे यहाँ बुलाना चाहते थे। वो तुम ही हो ना जो मुझे जान से मारना चाहता है? पर तभी मयूरी को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ मास्क पहने कई गुंडे उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। साथ ही फ़ोन पर उसके आदमी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत स्मार्ट हो, पर इस बार तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगी। मयूरी ने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, पर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो ना। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी आवाज़ बदल कर अपनी पहचान छिपा लोगे मिस्टर संकेत त्रिपाठी? मयूरी इस बात पर श्योर नहीं थी। उसने तो बस हवा में तीर छोड़ा था, पर उसकी बात सुनकर वो आदमी दूसरी तरफ से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी वहाँ एक लग्जरियस कार आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरकर उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उसके चलने का स्टाइल बिल्कुल किसी राजा महाराजा जैसा था। पर जैसे ही मयूरी ने उस इंसान की शक्ल देखी वो हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सुमित त्रिपाठी था। उसे देखते ही मयूरी को फिर से वही पुरानी बातें याद आने लग गई।
जिसमें वो उसे गले लगा कर कह रहा था, मैं अपनी परी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर तभी उसके सामने खड़ा सुमित त्रिपाठी बोला, सरप्राइज, कैसा लगा मुझसे मिलकर? मयूरी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान उसे जन्म देने वाला उसका पिता था या फिर वो इंसान जो उसकी जान लेना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू निकलने को ही थे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सूजल कहाँ है? क्या आपने उसे किडनैप किया है? क्या आप मेरे डैड नहीं हैं? अगर आप मेरे डैड नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं? उसकी बात सुन सुमित त्रिपाठी ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, क्या डैड? तभी वो हंसते हंसते एकदम सीरियस हो गया और अगले ही पल उसने मयूरी को कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वो हंसते हंसते अचानक एकदम सीरियस हो गया और मयूरी से बोला, तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है, इसलिए अब तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। मेरे बारे में तुम्हारा सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मयूरी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि सुमित त्रिपाठी उसकी जान लेना चाहता था। उसकी यादों में जो इंसान उस पर अपनी जान छिड़कने वाला पिता है, वही इंसान रियल लाइफ में उसकी जान के पीछे क्यों पड़ा है? और संकेत का क्या? वो भी तो उसके अतीत का ही एक हिस्सा था। मयूरी को तो पहले संकेत पर ही शक हो रहा था। कुछ देर रुककर वो एक बार फिर बोली, क्या सूजल के गायब होने के पीछे आपका ही हाथ है? बताइए मुझे, सूजल कहाँ है? आपने उसे कहाँ छिपा कर रखा है? जब सुमित ने देखा कि अपनी मौत को सामने खड़ा देखकर भी मयूरी को अभी भी अपनी दोस्त की ही चिंता हो रही है, तो ये देख वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें सूजल की इतनी ही फिक्र है तो मैं तुम्हें उसे बिना मिले ऐसे ही तड़पते हुए नहीं मरने दूंगा। इतना कहकर उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा कर दिया। तभी एक आदमी एक कार से एक लड़की को लेकर बाहर आया। उस लड़की के हाथ बंधे हुए थे और उसके सिर पर ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ था। दूर से देखने पर वो बिल्कुल सूजल ही लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे से वो मास्क हटाया गया तो मयूरी हैरान रह गई, क्योंकि वो सूजल नहीं बल्कि कोई और थी। इसका मतलब साफ था कि सुमित ने सूजल का बहाना बनाकर उसे वहां जान से मारने के लिए बुलाया था। ये देख मयूरी गुस्से से सुमित की तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। उसकी बात सुनकर सुमित हंसते हुए बोला, तुम नाराज क्यों हो रही हो? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये तुम्हारी दोस्त सूजल नहीं बल्कि कोई और है। उसकी तो किस्मत अच्छी थी जो हमारे हाथ नहीं लगी, पर अफसोस तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी आंखों से पीछे खड़े गुंडे को इशारा कर दिया। उसका इशारा मिलते ही वो गुंडे मयूरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे, पर मयूरी भी कम नहीं थी। उसने जोर से कि कुछ गुंडे के चेस्ट पर दे मारी। उसके बाद उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगी, पर तभी वहाँ एक गुंडे ने आकर उसका फ़ोन उससे छीन लिया। मयूरी तुरंत ही वापस एक्शन मोड में आ गई और एक के बाद एक उन गुंडों को मारने लगी। पर इस वक्त भी वो सुमित त्रिपाठी से बस यही बात पूछ रही थी, मैं अभी भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम मेरे डैड हो या नहीं? सुमित ने गुस्से में कहा, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें जहन्नुम में जाकर ही मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब कोई और देगा। मयूरी का दिल बैठ गया था, पर सुमित ने मयूरी को कुछ ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया और तुरंत अपने आदमियों से गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाली जाती, खत्म कर दो इसे। उसके ये कहते ही वहाँ और भी बहुत सारे गुंडे आ गए और मयूरी को घेर कर खड़े हो गए। इस वक्त मयूरी वहाँ अकेली थी, जबकि गुंडे इतने सारे। मयूरी उन गुंडों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मन ही मन घबरा रही थी, पर अपनी घबराहट को वो अपने चेहरे पर नज़र नहीं आने दे रही थी। वो बार बार अपना सिर घुमाकर इधर उधर देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, ये आर्यन कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? जब ये लोग मेरा काम तमाम कर देंगे, क्या तब आएगा वो यहाँ? एक आना जी, प्लीज़ मुझे इनसे बचाओ। मयूरी अपने मन में यही सब सोच रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मिस्टर त्रिपाठी, इतनी जल्दी भी क्या है? आर्यन वहाँ पहुँच गया था। हमेशा की तरह आर्यन रायचंद आज भी अपना वाइट कलर का बिजनेस सूट पहने हुए था। उसके साथ इस वक्त यहाँ उसके बॉडीगार्ड की पूरी टीम थी। उसके साथ उसके हाथ के इशारे पर उसके बॉडीगार्ड की पूरी टीम सुमित के गुंडों के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही मयूरी ने वहाँ आर्यन को देखा, तब जाकर कहीं उसे चैन की सांस आई, पर वहाँ आर्यन के साथ आहान को ना देखकर उसके मन में कई सवाल घूमने लगे, क्योंकि उसने आर्यन को आहान को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा था, पर वहाँ तो कहीं भी आहान नहीं दिख रहा था। वो अपने मन में सोचने लगी कि आहान अभी भी रिपोर्टर्स के साथ ही बिजी है, या फिर वो मेरे अचानक शादी से गायब होने की वजह से इतना ज़्यादा नाराज़ है
कि वो मेरे पास अब आना ही नहीं चाहते हैं। वहीं आर्यन को वहां देखकर सुमित ने हैरान होकर कहा, तुम तो आर्यन रायचंद हो ना। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन वहां यूं अचानक आकर उसका सारा प्लान खराब कर देगा। आर्यन को बिजनेस इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता था। वो रायचंद ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ था। पर सुमित इस वक्त इस बात से हैरान था कि मयूरी जैसी लड़की इतने बड़े बड़े लोगों के इतने करीब से कैसे जानती है। उसकी बात सुनकर आर्यन ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मिस्टर सुमित त्रिपाठी भी मुझे जानते हैं। इतना कहकर वो मयूरी की तरफ चला गया, पर तुरंत ही सुमित के लोगों ने उसे भी घेर लिया। तभी सुमित बोला, यंग मैन, ये जाल मैंने बिछाया है तो मैं तुम्हें अपने प्लान को खराब कैसे करने दे सकता हूँ। आर्यन अपने साथ साथ जो बॉडीगार्ड्स लेकर आया था वो सुमित के आदमियों के कंपैरिजन में बहुत कम थे। अगर इन दोनों साइड्स में फाइटिंग होती तो आर्यन की हार पक्की थी। तभी मयूरी ने धीरे से फुसफुसाते हुए आर्यन से कहा, आपने यहाँ आने से पहले पुलिस को तो कॉल कर दिया था ना। उसकी बात सुनकर आर्यन बोला, पर तब तुमने मुझे ये थोड़ी ना बताया था कि यहाँ इतने सारे लोग होंगे, और मुझे ठीक से इस बात का भी आइडिया नहीं था कि यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो मैं ऐसे कैसे पुलिस में रिपोर्ट कर सकता था। अपनी बात कहकर उसने जैसे ही मयूरी की तरफ देखा तो उसे बड़ी बड़ी आंखों से खुद को घूरते हुए देखकर वो तुरंत बोला, ओके ओके सॉरी, मेरी गलती है। इतना कहकर जैसे ही वो छिपकर अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगा तो उसे पता लगा कि उसने फ़ोन में तो सिग्नल ही नहीं था। ये देखकर वो धीरे से मयूरी से बोला, वैसे मुझे तो लगा था कि सुमित त्रिपाठी तुम्हारे डैड हैं, तो फिर ये तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी धीरे से बोली, मैं खुद भी ये जानना चाहती हूँ, पर अभी हमारा ये सवाल जानने का सही से वक्त नहीं है। क्या आपने यहाँ से भागने का कोई प्लान सोचा है, वरना आज हम यहाँ पक्का मारे जाएंगे। पर इससे पहले कि आर्यन मयूरी से आगे कुछ कह पाता, सुमित उन्हें ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो आर्यन रायचंद की तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, मिस्टर रायचंद, ये मेरा मैटर है, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अभी भी अपने आदमियों के साथ यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सुमित शुरू से ही सिर्फ मयूरी की ही जान लेना चाहता था और इसके अलावा उसे और किसी से मतलब नहीं था, और इस वक्त आर्यन के लिए भी वहाँ से चले जाना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन था, वरना वो तो मयूरी के साथ ही मारा जाता। पर सुमित की बात सुनकर भी आर्यन के चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं दिख रहा था, बल्कि वो तो स्माइल करते हुए मयूरी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन शायद आपको पता नहीं, मैं फिर दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर सुमित ने गुस्से में कहा, लगता है तुमने मेरे अगेंस्ट जाने का डिसाइड कर ही लिया है। अगले ही पल सुमित का इशारा मिलते ही उसके आदमी आर्यन और मयूरी की तरफ बढ़ने लगे। तभी मयूरी चिल्लाई, एक सेकंड रुको, मुझे कुछ कहना है। वो आगे बोली, ये मामला हम दोनों के बीच का है, मिस्टर रायचंद का इससे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें यहाँ से जाने दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। इतना कहकर मयूरी ने आर्यन को आगे की तरफ धकेल दिया और बोली, आपको मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। उसकी बात सुनकर आर्यन ने कहा, पर रोशनी तुम। मयूरी फिर बोली, आर्यन मैंने कहा ना, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ रहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ रहे तो मेरे साथ साथ आपकी भी जान चली जाएगी, इसलिए प्लीज़ जल्दी कीजिए और यहाँ से जल्दी जाइए। इतना कहकर मयूरी आर्यन को अपनी आंखों से कुछ इशारा करने लगी। मयूरी अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर आर्यन यहाँ से बाहर चला जाता है तो वो बाहर किसी और की हेल्प के लिए बोल सकता है और पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकता है, और वैसे भी बिना कुछ किए अपनी मौत का इंतज़ार करने से तो अच्छा है कि एक आखिरी कोशिश भी करके देख ली जाए। आर्यन मयूरी का इशारा समझ रहा था, पर फिर भी उसने नाराज़ होकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकता। मयूरी ने एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं मिस्टर रायज़ादा। अगर आपकी जान बच गई है तो कम से कम आप मुझे भी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। समझाई छे के रिपीट करूं। उसकी बात सुनकर आर्यन ने उसे धीमी आवाज़ में कहा, अपने आसपास जरा इन लोगों को देख, सबके पास हथियार हैं। जैसे ही मेरे आदमी यहाँ से हटेंगे ये लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तब मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊँगा। फिर उसने मयूरी को छेड़ते हुए कहा, वैसे मुझे लगता है कि मेरी किस्मत आहान से ज़्यादा अच्छी है। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए अब मेरी किस्मत ने मुझे तुम्हारे साथ मरने का चांस दिया है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने नाराज़ होते हुए कहा, यहाँ सिर पर तलवार लटक रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। पर उसे आर्यन की सच में फिक्र हो रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे मेरे मरने का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि एंड मोमेंट
एंड मोमेंट पर भी मेरे पास आपके जैसा दोस्त है, पर मैं भी सच में नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ आपकी भी जान जाए। अगर आप सच में मुझे अपना दोस्त मानते हैं तो आपको ज़िंदा रहना होगा और अहान पर भी नज़र रखनी होगी, कहीं वो मेरी बेटी के लिए कोई सौतेली माँ ना ले आए। और हाँ, आप अहान को सब बता देना ताकि वो इससे मेरी मौत का बदला ले सके। उसकी बात सुनकर आर्यन ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। तुम कुछ भी बोलती जा रही हो। तुम थोड़ी देर शांत रहो, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। उन दोनों की इतनी देर तक खुसर पुसर करते देख सुमित को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया। मैं तुम दोनों की बकवास अब और नहीं सुन सकता। तुम दोनों ऑलरेडी मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हो। तब मयूरी ने तुरंत आर्यन से कहा, जाइए जल्दी से यहाँ से चलिए। आर्यन ने भी जिद करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। तभी सुमित ने चिल्लाते हुए कहा, बस अब कोई नहीं जाएगा, तुम दोनों एक साथ यहीं मरोगे। जैसे ही मयूरी ने देखा कि सुमित के लोग उन दोनों की जान लेने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे तो फिर बोली, मिस्टर रायचंद, क्या मैं मरने से पहले आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उनकी बात सुनकर आर्यन उसकी तरफ देखने लगा तो मयूरी ने उससे कहा, मुझे अहान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे वहाँ से निकले इतना वक्त हो चुका है, पर उन्हें अभी तक मेरे गायब होने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्या मैं आज सच में मर जाऊंगी? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं मरने से पहले एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। हमेशा की तरह मयूरी जब भी टेंशन में होती थी तो वो लगातार कुछ न कुछ बोले जाती थी। उसे इतना बोलता हुआ देखकर आर्यन ने अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। मयूरी ने उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, यहाँ मैं मरने वाली हूँ और आप मरने से पहले मेरी बात तक नहीं सुन सकते और फिर कहते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं। उसकी बात सुनकर आर्यन ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें अपना कहना चाहता हूँ कि जिस इंसान को तुम मरने से पहले देखना चाहती थी वो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए तुम्हें जो भी कहना है उससे कहो, पर प्लीज़ मुझे बख्श दो। मयूरी ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। बहुत सारी कार्स उस पूरे एरिया को घेर चुकी थी। तभी एक ब्लैक लग्जरियस कार में से अहान बाहर आया। उसने अभी भी अपनी शादी की शेरवानी पहन रखी थी। कार से उतरते ही वो अपनी गहरी काली आंखों से चारों तरफ देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र मयूरी पर पड़ी जो इस वक्त आर्यन के बहुत करीब खड़ी थी तो उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। वहीं सुमित त्रिपाठी ने नहीं सोचा था कि उसका प्लान आर्यन और आहान के आने से इस तरह खराब हो जाएगा। पहले वहां आर्यन आ गया था और अब आहान, और आहान तो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। ये आहान का शहर और उसका इलाका था जिसका बादशाह वो खुद था। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनमें से कोई भी मयूरी को हाथ भी लगा सके। कुछ ही सेकंड में आहान के आदमियों ने सुमित की पूरी पलटन को काबू में ले लिया। तभी सुमित ने फिर एक चाल चलने की कोशिश की। वो मयूरी को घूर कर देखने लगा। वहीं जब मयूरी ने देखा कि आहान वहां आ चुका है तो वो तुरंत जल्दी से आर्यन से थोड़ा दूर हट गई। सुमित त्रिपाठी ने इस बात को भांप लिया था। कुछ सेकंड पहले मयूरी जो आर्यन के साथ खड़ी थी उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो उसके साथ अपनी शादी से भाग कर आई हो। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए सुमित ने स्माइल करते हुए कहा, आज तो मेरा दिन ही खराब है। मुझे जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, पर दो हैंडसम लड़कों से मिलने का मौका मुझे ज़रूर मिल गया। वैसे मुझे याद आया, मिस्टर राजादा, आप तो शादी करने वाले थे ना, तो फिर आपकी दुल्हन शादी के मंडप में ना होकर किसी गैर मर्द के साथ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक साथ भागने की कोशिश कर रहे थे? उसकी बात सुनकर आहान के चेहरे पर गुस्सा बढ़ने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मयूरी और आर्यन की जान ले लेगा। आज आहान और मयूरी की शादी थी और वहाँ रायजादा फैमिली के सभी लोग, बिजनेस पार्टनर्स और फैमिली फ्रेंड्स सभी दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने का वेट कर रहे थे, पर उसकी दुल्हन तो किसी और के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। कुछ देर पहले ही तो आहान पूरी मीडिया के सामने मयूरी के लिए प्यार का इजहार कर रहा था और कुछ देर बाद ही उसे मयूरी के गायब होने की खबर मिल गई। उसे लगा था कि मयूरी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो, इसलिए उसने जल्दी से वहां के कैमरे चेक करवाए। पर जब उसने कैमरे में खुद मयूरी को अपनी मर्जी से शादी का जोड़ा बदल कर वहां से बाहर जाते हुए देखा तो वो बहुत मायूस हो गया था। पर क्योंकि वो मयूरी से बहुत प्यार करता था इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और सभी गेस्ट वो वहीं छोड़कर मयूरी को ढूंढने के लिए निकल गया। पर यहाँ पहुंचकर तो उसने कुछ और ही देखा। मयूरी आर्यन के इतने करीब खड़े होकर उसे धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। वो इतनी भी बेफिक्र होकर कि उसे अपनी मौत से भी डर नहीं लग रहा था। यही सब सोचकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आहान को ऐसे देख सुमित मुस्कुराने लगा
उसने कहा, मैंने तो सुना था कि रायजादा फैमिली उसूलों की बहुत पक्की है, पर मिस्टर रायजादा, आप अपनी फियेंसो को देखिए। अपनी शादी वाले दिन ही ये इतना घटिया काम कर रही है। ये लड़की सच में आपकी फैमिली की बहू बनने के लायक नहीं है। सुमित ये बात अच्छे से जानता था कि वो हान के वहाँ होते हुए मयूरी को छू भी नहीं सकता था, इसलिए वो हान को भड़काने की कोशिश कर रहा था ताकि इस बात से गुस्सा होकर अहान मयूरी से अपनी इंगेजमेंट तोड़ दे और उसे फिर एक बार मयूरी की जान लेने का मौका मिल जाए। वो लगातार अहान को भड़काने की कोशिश कर रहा था। बिजनेस इंडस्ट्री में अहान रायजादा का बहुत बड़ा नाम है। अगर मीडिया में आपकी फियांसे की भागने की न्यूज़ फैल गई तो आपकी इज्जत का क्या होगा। वो इस वक्त अपने मन में यही सोच रहा था कि भले ही वो आज मयूरी की जान ना ले पाया हो, पर वो कम से कम उसकी शादी तो तोड़ कर ही रहेगा। वहीं उसकी बकवास बातें सुनकर मयूरी तुरंत अहान को सफाई देते हुए बोली, अहान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे सुजल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी। उन्होंने मुझे ही सुजल की कुछ चीज़ें दिखाकर यहाँ बुलाने की चाल चली थी। मैं सच में आर्यन के साथ नहीं भाग रही थी। यह आदमी बकवास बातें कर रहा है। मयूरी को भी ये बात रियलाइज हो रही थी कि उसने अपनी शादी से भागकर गलती तो की थी, इसलिए उसे अहान के गुस्से को भी सहन करना था। उसकी बात सुनकर अहान ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया मयूरी कि तुम्हें सुजल के बारे में कुछ पता लगा है? आज हमारी शादी होने वाली थी और मेरा परिवार वहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था। अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी, ना कि आर्यन को। और तुम वहाँ से जाते वक्त किसी और को भी तो नहीं बता सकती थी, पर तुमने किसी को भी नहीं बताया। अब ये मत कहना कि आर्यन ने खुद तुम्हें कॉल की थी इसलिए तुम दोनों इस वक्त साथ हो। अहान ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था, पर उसके बात करने का तरीका बहुत अजीब था। उसकी बात सुनकर मयूरी धीरे से बोली, अहान, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। अहान ने नाराज होते हुए कहा, एनफ मयूरी, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मुझे तुम्हारे इस कदम से कितना दुख पहुंचेगा, पर तुम तो इन सब की परवाह किए बिना सीधी भागकर आर्यन के पास आ गई। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो उसे बताना चाहती थी कि अगर आज यहाँ आर्यन नहीं होता तो उसे कभी जिंदा नहीं मिलती, पर मयूरी ने आगे अहान से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अहान को ना बताकर उसने गलती कर दी थी और इस वक्त अहान का उस पर गुस्सा भी बिल्कुल जायज़ था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभालते हुए उससे कहा, अहान, मैं आपकी इन बातों का क्या मतलब समझूं? क्या अब आप मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं? उसकी बात सुनकर अहान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा जैसे अभी उसे जोर का तमाचा लगाएगा, पर तभी उसने मयूरी को जोर से अपनी तरफ खींचा और कसकर अपने गले लगा लिया। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। पर सुमित त्रिपाठी ये सब देखकर कंफ्यूज हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी देर में वहाँ क्या हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, तो क्या मिस्टर हान रायजादा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके फियोंसे उसे धोखा देना चाहती है? इस वक्त अगर यहाँ कोई और होता तो वो ज़रूर मयूरी को किसी और के साथ देखकर गलत समझ लेता, पर ये तो हान रायजादा था जिसकी तो जान ही मयूरी में बसती थी। भला वो कैसे उसे गलत समझ सकता था? सुमित की बात सुनकर हान ने उसकी ओर अजीब तरीके से स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर त्रिपाठी, कभी कभी प्यार में धोखा भी अच्छा लगता है। और मुझे पता है मयूरी को अपनी ही शादी के मंडप से इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसे धमकी दी गई थी। अगर इसके अलावा भी मयूरी सच में अपनी शादी छोड़कर किसी और लड़के के साथ चली गई होती और मेरे पास वापस लौटना चाहती, तब भी मैं उसे दिल से अपना लेता, बिकॉज आई लव हर। मेरी लाइफ में अब मयूरी के अलावा और कोई लड़की नहीं आ सकती, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई उसे छू भी नहीं सकता। और अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर भले ही मुझे उसकी कीमत अपना सब कुछ खोकर ही क्यों ना चुकानी पड़े। उसकी बात सुनकर सुमित तो जैसे वहीं खड़ा का खड़ा रह गया था। उसके पास बोलने को एक शब्द भी नहीं था। अब उसके लिए मयूरी की जान लेना तो दूर, उसके करीब जाना भी मुश्किल था। इस वक्त बस उसे यही टेंशन थी कि कहीं मयूरी की यादाश्त वापस ना आ जाए। पर उसने अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने आदमियों को फिर से उन पर अटैक करने के लिए कहने लगा, पर वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही अहान ने स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर त्रिपाठी, आप शायद भूल रहे हैं कि आप इस वक्त किसके शहर में खड़े हैं। उसकी बात सुनकर सुमित बोला, आपको क्या लगता है शहर आपका है तो आप जो मर्जी चाहे वो करेंगे? इस पर अहान ने स्माइल करते हुए कहा, मेरी फियोंसे शादी से गायब हो गई थी। आपको क्या लगता है ये सब जानकर भी मैं चुप बैठा रहूंगा? मैंने पहले ही इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। जरा ध्यान दीजिए, शायद आपको उनके आने की आवाज़ भी आने लग जाए। फिर उसने अपने हाथों की बाजू को ऊपर चढ़ाते हुए कहा, वैसे आपको सबक सिखाने के लिए मुझे पुलिस या गुंडों की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा पास्ट तो जानते ही होंगे ना। यह सुनकर सुमित घबरा गया।
वो हान और उसका पास्ट अच्छे से जानता था, और फिर वो भी नहीं चाहता था कि इस बारे में कुछ भी उसकी फैमिली या बाहर किसी को भी पता लगे, और अगर पुलिस उसे पकड़ लेती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। उसने तुरंत अपने लोगों को इशारा किया और सब वहाँ से चले गए। उसके जाते ही हान ने एक नज़र मयूरी पर डाली और तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। फिर वो वापस कार की तरफ जाने लगा। मयूरी तुरंत भागकर उसके पीछे पीछे गई। हान, इस वक्त उसे भी याद नहीं था कि वहाँ आर्यन भी खड़ा था। वो हान को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत उसकी कार में उसके साथ पीछे बैठ गई। कार इस वक्त उसकी असिस्टेंट रिया ड्राइव कर रही थी। जैसे ही मयूरी हान की तरफ देखकर कुछ बताना चाहती थी, हान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। उसे साफ पता लग रहा था कि वो मयूरी से इस वक्त बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। मयूरी ने परेशान होकर रिया की तरफ देखा। रिया ने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर मयूरी के हाथ में पकड़ा दिया, जिसमें इस वक्त बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी। शहर की सबसे बड़ी शादी, जिसे हान रायजादा ने इतने बड़े लेवल पर प्लान किया था, उसकी सारी फ़ोटोज़ वायरल हो चुकी थी, जिसका रीज़न था मंडप से अचानक दुल्हन का गायब हो जाना। शादी में इतनी सारी मीडिया आई हुई थी कि इन खबरों को रोक पाना इम्पॉसिबल था। अब तक ये बात सब लोगों तक पहुंच चुकी थी। जगह जगह बस यही बातें हो रही थी। हान रायजादा शनाया ज्वेलर्स का CEO, बिजनेस टाइकून, जो हैंडसम और हॉट है, पर फिर भी आज अपनी ही शादी के मंडप पर अकेला खड़ा है और वहीं खड़े होकर अपनी दुल्हन के वापस लौटने का वेट करता रहा। इंटरनेट पर यह न्यूज़ आग की तरह फैल चुकी थी और लोगों के इस पर हजारों लाखों कमेंट्स आ चुके थे। पर इस बात से हान रायजादा को चाहने वाली लड़कियां तो बहुत खुश थी, जबकि दूसरे लोग हान की फियांसे की बुराइयां कर रहे थे। ये न्यूज़ फैलने की वजह से इस बात का असर शनाया ज्वेलर्स के शेयर पर भी दिखने लगा था। रायजादा परिवार की फैमिली फ्रेंड्स, जिनसे रिपोर्टर्स इस बारे में पूछने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बस यही कह रहे थे कि हान रायजादा शनाया ज्वेलर्स का CEO है और वो लोग उसके साथ हैं। ये सब देखकर मयूरी का दिल बैठा जा रहा था, और यहाँ तक कि बा को भी उन रिपोर्टर्स का सामना करना पड़ा। एक वीडियो में रिपोर्टर्स बा से पूछ रहे थे, आप हान रायजादा की बा हैं, उनकी फियोंसे का इस तरह हान को छोड़कर जाने के बारे में आप क्या कहेंगी? उसकी बात सुनकर बा ने रिपोर्टर की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मेरी पोता बहू अचानक गायब कहीं हो गई है और आप लोग हमारी मदद करने की जगह ऐसी सब बातें कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और रही बात मेरी पोता बहू की, वो तो कभी भी अपनी ही शादी से नहीं भागेगी। मुझे पूरा यकीन है अगर वो हमें बिना बताए यहाँ से गई है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होगा। मैं जानती हूँ वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। तभी एक रिपोर्टर ने फिर कहा, इसका मतलब आप अभी भी मिस मयूरी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं? उसकी बात सुनकर माँ ने पूरे यकीन के साथ मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, उसे मैंने खुद अपने पोते के लिए चुना है। वो जो भी करना चाहती है मैं हमेशा उसके साथ हूँ। अगर किसी ने भी मेरी मयूरी को परेशान करने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। अहान को तो इन सब में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब मैं ही संभाल लूँगी। तभी एक और रिपोर्टर ने कहा, मयूरी ने ऐसी ज़िंदगी हरकत तभी एक और रिपोर्टर ने कहा, मयूरी ने ऐसी गंदी हरकत की है, अगर वो वापस आई ही नहीं तो क्या होगा? जैसे ही बा ने उसकी बात सुनी वो गुस्से में तुरंत बोली, सिक्योरिटी, इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो, ये यहाँ झूठी अफवाह फैला रहा है। फिर उन्होंने रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए कहा, मैं एक बार फिर कहती हूँ, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमारी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बाद में दी जाएगी। लेकिन अगर तब तक किसी ने भी झूठी अफवाह फैलाने की या मेरे पोते या पोता बहू के बारे में कुछ भी गलत कहने या छापने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अब आपने किसी और को भी कुछ भी पूछना है? हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी आहान के साथ उसकी कार में बैठ गई। वो उससे बात करना चाहती थी पर आहान उससे कोई बात नहीं कर रहा था। मयूरी परेशान होकर ड्राइवर सीट पर बैठी रिया की तरफ देखने लगी तो रिया ने उसे इंटरनेट पर चल रही सारी न्यूज़ दिखाई। उसने देखा न्यूज़ में जब रिपोर्टर्स बात से सवाल कर रहे थे तब बा भी उसी का सपोर्ट ही कर रही थी। रिपोर्टर्स तो और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे पर बा का एटीट्यूड देखकर उनमें से किसी में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अभी तक तो मयूरी की आहान से शादी हुई भी नहीं थी, तब उसे बा इतना सपोर्ट कर रही थी। अगर वो सच में राजदा फैमिली की बहू बन जाती तो उसकी तो शान ही अलग होती।
पर जल्द ही चारों तरफ अलग अलग तरह की अफवाहें फैलने लग गई थी। लोग तो ये भी कहने लगे थे कि ज़रूर मयूरी के पास कोई जादुई शक्तियाँ हैं, जिसे उसने ना सिर्फ आहन रायजादा जैसे आदमी को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया, बल्कि उसकी बाह को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये सब देखकर मयूरी अपने मन में सोचने लगी, ऐसे महान रिपोर्टर्स को तो फिल्मों और टीवी सीरियल्स की कहानियाँ लिखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कहानियाँ बनाने में बड़े से बड़े राइटर को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इस पूरे मामले का सभी रिपोर्टर्स ने बस यही कंक्लूजन निकाला कि आहन रायजादा को उसकी फियांसे ने धोखा दिया है, और पकड़े जाने के डर से वो अपने लवर के साथ शादी के मंडप से भाग गई। और देखा जाए तो ये कहानी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच भी कर रही थी। मयूरी अपने मन में यही सोच रही थी, ये सब लोग इतनी बकवास बातें तो बहुत कर रहे हैं, पर कोई मुझे ये भी बता दे कि मैं अपने इस नाराज़ हुए वाइडो को कैसे मनाऊं। आहन अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए शांति से बैठा हुआ था। वो उस सुमित त्रिपाठी के सामने तो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके जाते ही तो आहन का एटीट्यूड ही बदल गया। मयूरी इस वक्त बहुत परेशान थी। उसने रिया को उसका फ़ोन वापस दिया और आहन के कंधे पर अपना सिर रखकर बैठ गई। फिर धीरे से बोली, आहन, हमें इस बारे में एक बार बात करनी चाहिए। पर अब भी आहन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मयूरी जानती थी कि आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से आहन उससे नाराज़ था, पर वो उस पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता था, इसलिए वो अभी उससे बात नहीं कर रहा था। यही सोचकर मयूरी फिर से उसे आराम से बोली, मुझे ये बात कहीं ना कहीं पहले ही फील हो गई थी कि मैं इन सब में फंस भी सकती हूँ, पर सुमित त्रिपाठी ने मेरे पास सुजल की इतनी सारी चीज़ें भेजी थी जिसे देखकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो सुजल को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए मेरा वहाँ जाना ज़रूरी था। उसने आगे कहा, आहन, आपको पता है, उन चीज़ों को देखकर मेरे मन में एक बार फिर पुरानी यादें घूमने लगी थी। मुझे याद आया कि जो लड़की ब्लैक ड्रेस पहनकर हमेशा मेरा पीछा करती थी वो कोई और नहीं बल्कि सुजल ही थी। वो इतने सालों से चुपचाप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा मेरी परछाई बनकर मेरे साथ रही, पर आज जब वो खुद मुसीबत में थी तो मैं इस तरह उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती थी ना। मैं इस बारे में सबसे पहले आपको ही बताना चाहती थी, पर सुमित त्रिपाठी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी कहा तो वो सुजल को मार डालेगा। मैं फिर भी हिम्मत करके आपके पास आ गई थी, पर उस वक्त आप रिपोर्टर्स के साथ बिजी थे। बाद में भी मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश की, पर मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। उसने फिर कहा, रास्ते में जब मेरे पास आर्यन का फ़ोन आया तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें सब बता दिया। मैंने उनको आपको भी इन्फॉर्म करने को कहा था। मैं सच में आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। आहन, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। मयूरी जब भी टेंशन में होती थी तो लगातार बस बोलती जाती थी। उसने दुखी मन से फिर कहा, आपको पता है, आर्यन को सबूत मिला है कि सुमित त्रिपाठी ही मेरे डैड हैं। मुझे भी अब तो ये बात अच्छे से याद आ चुकी है, पर आज तो मेरे डैड ही मेरी जान लेना चाहते थे। मयूरी को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि इतने प्यार करने वाले उसके डैड उसकी जान के पीछे क्यों पड़े थे। मयूरी लगातार इसी बारे में सोचने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे फिर से सिर में दर्द होने लगा। जल्द ही वो लोग रायजादा मैंसन भी पहुंच गए। पूरे रास्ते आहन ने मयूरी से एक शब्द भी नहीं कहा था, और अब भी वो कार के रुकते ही बिना मयूरी की तरफ देखे तुरंत अंदर चला गया। मयूरी जब घर में गई तो वहाँ खड़े सभी सर्वेंट्स उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे, और मयूरी को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मर्जी से वापस नहीं आई थी, बल्कि आहन के डर से वापस आई थी। मयूरी ने जब अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखा तो वहाँ उसे ना तो बा दिखी और ना ही परी। जैसे ही उसने आहन को ऊपर जाते हुए देखा तो वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे जाने लगी, पर जल्दबाजी में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। पर अगले ही पल आहन ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, शादी से भागते वक्त तो तुम्हारे पैर बिल्कुल नहीं लड़खड़ाए, पर अब घर में वापस आते वक्त तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। मयूरी जानती थी कि आज सच में उसकी गलती थी, इसलिए वो उसकी डांट खाने के लिए भी तैयार थी। इस वक्त उसे उसकी डांट खाकर मन ही मन एक शांति सी मिली, क्योंकि एटलीस्ट उसने इसी बहाने सही पर उससे बात तो की थी। मयूरी चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे चुप देखकर आहन बोला, जानती हो यहाँ घर में कोई भी क्यों नहीं है? मयूरी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। आहन ने कहा, क्योंकि बा ने शाम को रायजादा फैमिली के सभी दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स को हमारे परिवार के गुरु आश्रम में बुलाया है, ताकि वो उन सब के सामने तुम्हारी तरफ से हुई आज की गलती के लिए माफ़ी मांग सके। अब तो मयूरी के मन में आज की गलती के लिए और भी ज़्यादा पछतावा भर गया। वो धीरे से बोली, आहन, अगर हम वहाँ के लिए अभी निकले तो क्या हम वहाँ टाइम पर पहुँच सकते हैं? मयूरी अपनी गलती की माफ़ी खुद मांगना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी गलती की वजह से बा को दूसरे लोगों के सामने अपना सिर झुकाना पड़े, पर आहन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे ऊपर जाने लगा। मयूरी ने फिर से उसके पीछे जाते हुए कहा,
अहान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी बात सुनकर अहान ने स्टडी रूम के बाहर रुकते हुए कहा, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहती हो? पर तुम वहाँ किस हक से जाओगी? मयूरी उसकी बात सुन कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। अहान ने फिर कहा, हमारे गुरु आश्रम में सिर्फ रायज़ादा फैमिली के लोग ही जा सकते हैं। वहाँ बाहर वालों को जाने की इजाज़त नहीं है। भले ही तुम मेरी फियोंसे हो, पर बस नाम की, क्योंकि अभी तक हमारी ऑफिशियली इंगेजमेंट भी नहीं हुई है और आज जो शादी होने वाली थी उसे भी तुम छोड़कर चली गई। इससे बात साफ थी कि मयूरी रायज़ादा फैमिली की मेंबर नहीं थी। मयूरी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि दो प्यार करने वाले लोग कुछ ही घंटों में अजनबी कैसे बन गए थे। वो अहान की तरफ देखते हुए बोली, अहान, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप मुझसे ब्रेकअप कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर अहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे तो शादी तुम छोड़कर गई थी, तो इसका तो यही मतलब निकल रहा है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर मयूरी तुरंत बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूजल की जान दांव पर लगी थी। मुझे सिर्फ उसकी जान बचानी थी। मैंने सोचा था कि मैं शादी के टाइम तक वापस आ जाऊंगी, पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अहान ने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला और अपनी आंखों में दिख रहे इमोशंस को छिपाते हुए बोला, अंदर आओ। मयूरी चुपचाप अंदर चली गई। अहान ने टेबल पर रखा एक डॉक्यूमेंट उठाया और मयूरी की तरफ बढ़ा दिया। मयूरी उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट लेते हुए बोली, ये क्या है? पर जैसे ही उसने वो डॉक्यूमेंट खोल कर देखा वो दंग रह गई। मैरिज एग्रीमेंट। इसका मतलब अहान उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, बल्कि उसके साथ शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता था। मयूरी ने अपने मन में कहा, इसका मतलब अहान मुझसे नाराज़ नहीं था। अहान, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? फिर अहान ने कहा, बा अभी भी वही है। अगर तुम उनकी हेल्प करना चाहती हो तो तुम्हें इस डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा, वरना तुम वहाँ नहीं जा सकती। मयूरी ने कुछ नहीं कहा। उसे शांत खड़ा देखकर अहान ने कहा, अगर तुम इस पर साइन नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। बा को भी तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तुम इंटरनेट पर ऑलरेडी देख चुकी हो कि रायज़ादा फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर भी कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं और वो अपनी बात बिना किसी डर के रखती हैं। बा वहाँ भी सब कुछ संभाल लेंगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने तुरंत पेन उठाकर उस एग्रीमेंट पर बिना कुछ सोचे समझे साइन कर दिया। पर साइन करने के अगले ही पल उसे याद आया कि उसने तो एग्रीमेंट पर लिखे एक भी शब्द को नहीं पढ़ा था। यही सोचकर जैसे ही वो उसे पढ़ने लगी, अहान ने उसके हाथों से एग्रीमेंट छीन लिया और वही खड़ी अपनी असिस्टेंट रिया को देते हुए बोला, आगे का काम तुम्हारा है। मयूरी उसे कहना चाहती थी कि वो एक बार उस एग्रीमेंट को देखना चाहती है, पर जब उसे अहान का गुस्सा याद आया तो वो चुप रही। उसे इस तरह कहीं खोया हुआ देखकर अहान ने उससे कहा, अब तुम किस चीज़ का वेट कर रही हो? क्या तुम्हें बाकी हेल्प करने नहीं जाना? इस वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट देखकर मयूरी मन ही मन घबरा रही थी, पर फिर वो चुपचाप अहान के पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचे उन्हें वहां आर्यन आता हुआ दिखाई दिया। तभी आर्यन ने उन्हें स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम दोनों से ही मिलने आ रहा था। क्या तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? उसकी बात सुन मयूरी उसे कुछ कहने ही वाली थी, पर जैसे ही उसने अहान की तरफ देखा वो तुरंत चुप हो गई। आर्यन उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, अब तुम्हें क्या हुआ? उसकी बात सुनकर मयूरी मन ही मन सोचने लगी, अब तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम देख नहीं सकते कि इस राक्षस ने मेरा डरा डरा कर क्या हाल कर दिया है? आर्यन जैसे उसके मन की बात समझ चुका था, वो उसे देखकर स्माइल करने लगा। फिर उसने हंसते हुए अहान से कहा, क्या मयूरी को अभी तक समझ नहीं आया कि उसके पास जाने से पहले ही मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था? अगर मुझ जैसे शरीफ इंसान पर भी लोग शक करने लगेंगे तो इस दुनिया में तो भलाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरानी से कहा, क्या क्या कहा तुमने अभी? अहान, क्या आपको सब कुछ पहले से ही पता था, पर फिर भी आपको ऐसा लगा कि मैं मिस्टर रायचंद के साथ भागने वाली थी? एक मिनट, इसका मतलब आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे और जानबूझकर मेरे सामने नाराज़ होने की एक्टिंग कर रहे थे, और ऊपर से आप मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। क्या आप जानते भी हैं उस वक्त मेरी कैसी हालत हो गई थी? मयूरी लगातार बस बोलते ही जा रही थी। तभी अहान ने उसे बीच में रोकते हुए आर्यन रायचंद से कहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हम लोग अपनी फैमिली के गुरु आश्रम में ही जा रहे हैं, जहाँ रायज़ादा फैमिली के फैमिली फ्रेंड्स और बाकी सब लोग भी इकट्ठा हैं। अब वहीं पर हमारी शादी की सभी रस्में भी जाएंगी। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम भी हमारी खुशी में शामिल हो सकते हो। मयूरी हैरान होकर अहान को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि अहान बा की माफ़ी मांगने वाली बात को लेकर उसके सामने ड्रामा कर रहा था। हकीकत में तो वहाँ बा ने उनकी शादी की तैयारियां करवाई थी। फिर अहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या तुमने अभी अभी मैरिज एग्रीमेंट साइन नहीं किया? जब एग्रीमेंट साइन हो ही गया है तो शादी भी हो जानी चाहिए। बा को लगता है कि हमें आज ही शादी की सभी रस्में पूरी कर लेनी चाहिए
और साथ ही अपने बड़ों से आशीर्वाद भी ले लेना चाहिए। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मयूरी प्यार से बोली, हाँ मुझे भी अब यही लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर आप तो कह रहे थे कि। पर वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही आहान ने अपने हाथों से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और प्यार से बोला, अब कोई लेकिन नहीं। अगर तुम्हें भी लगता है कि हमें वहाँ चलना चाहिए तो हम भी वहाँ चलेंगे और अपनी शादी की रस्में पूरी करेंगे। बा के साथ बाकी सब लोग भी वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो लोग उस जगह पहुँच गए जहाँ बा और बाकी सब लोग थे। वहाँ जाकर मयूरी सबसे पहले बा से मिलने गई। मयूरी को देखकर बा ने तुरंत उसे गले लगा लिया और उसे उसके शादी का जोड़ा दिखाते हुए बोली, इस शादी के जोड़े से मेरी बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी। क्या अब आगे आहान और मयूरी की शादी बिना किसी अड़चन के पूरी हो जाएगी? वो अपनी नज़रें झुकाकर बा से बोली, बा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सब लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। उसे इस तरह परेशान और उदास देखकर बा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मयूरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और आहान भी सबको ये पहले ही बता चुका है कि अगर किसी के जीने या मरने का सवाल नहीं होता तो तुम ये शादी छोड़कर कभी नहीं जाती। पर अब तुम वापस आ गई हो ना, इसलिए सब अच्छा ही होगा। आश्रम में बहुत शांति थी। उसे बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ से बस पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। आहान अब अपनी शादी बहुत ही सादगी और शांति से करना चाहता था, इसलिए उसे भी यह जगह बहुत अच्छी लगी। मयूरी को भी दुल्हन का जोड़ा पहनाकर तैयार कर दिया गया था। कुछ देर बाद आहान मयूरी का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने ले आया। वहाँ खड़े सभी लोगों के सामने बहुत ही सादगी के साथ आहान और मयूरी की शादी की सारी रस्में पूरी की गई। शादी हो जाने के बाद बा आहान और मयूरी को मंदिर में आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर गई। फिर सभी लोग वहाँ खाना खाने लगे। वहाँ आए सब लोग आहान और मयूरी को आशीर्वाद दे रहे थे। बा के साथ साथ परी भी इस वक्त बहुत खुश थी और इधर से उधर उछलते हुए खुशी खुशी सब इंजॉय कर रही थी। सभी लोगों को विदा करने के बाद बा परी को लेकर कार में बैठ गई। परी पूरे दिन खेलते खेलते थक गई थी, इसलिए कार में बैठते ही सो गई। आहान और मयूरी भी वापस रायजादा मैंसन जाने के लिए कार में बैठ गए। तभी अचानक आर्यन भी आगे वाली ड्राइवर सीट के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसे वहां बैठते हुए देख आहान ने उसे घूर कर देखा पर फिर कुछ नहीं कहा। हालांकि ऐसा बहुत कम बार ही होता था जब आहान आर्यन की ऐसी हरकतों को देखकर इग्नोर कर देता था। मयूरी भी ये बात जानती थी कि आहान ने आर्यन को कुछ भी इसलिए नहीं कहा क्योंकि अब वो हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी। रास्ते भर मयूरी आहान के कंधे पर सिर रखकर बैठी रही। वो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, पर आज उसके साथ दिन में इतना कुछ हुआ था कि वो उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। यही सब सोच सोच कर उसके सिर में फिर से दर्द होने लगा था। पर वो आहान को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस बारे में उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। जैसे ही वो लोग रायजादा मैंसन पहुंचे, बा परी के साथ उन दोनों का वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। मयूरी को लगा था कि परी अब तक सो गई होगी, पर वो भी बा के साथ उनके वेलकम के लिए फूल लेकर खड़ी थी। परी ने जब उन दोनों को आते देखा तो वो मयूरी को फूल देते हुए बोली, वेलकम मम्मा। बड़ी बा ने कहा है कि आज के बाद आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। उसके बाद बा ने उनकी आरती उतारी और उन्हें घर में ले आई। फिर उन्होंने मयूरी से कहा, मेरी बच्ची, आज से तुम ही इस घर को संभालोगी। आज से आहान और परी के साथ ये सब कुछ तुम्हारा हुआ। मुझे पूरा यकीन है तुम ये सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लोगी और जो बीत गया उसके बारे में सोचकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बा हमेशा तुम्हारे साथ है। उनकी बात सुनकर मयूरी अपने आंसू रोक नहीं पाई और तुरंत उनके गले लगकर बोली, थैंक यू बा, आप सच में बहुत प्यारी हैं। आई लव यू। ज़रूर मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी कान्हा जी ने मुझे आप जैसी बा दी। उसके बाद आहान आगे आया और बोला, बा आप बहुत थक गई होंगी और काफ़ी रात भी हो चुकी है, इसलिए अब आपको भी रेस्ट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर बा ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मैं सब समझ रही हूँ, तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तेरा मुझे रेस्ट करने के लिए कहना तो बस एक बहाना है। अब तुझे तेरी नई नवेली दुल्हन जो मिल गई है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और परी भी आज मेरे साथ ही सोएगी। इतना कहकर वो परी को लेकर अपने रूम में चली गई। आहान और मयूरी के साथ आर्यन भी रायजादा मैंसन आया था। बा के जाने के बाद जैसे ही आहान ने मयूरी की तरफ देखा, उसे उसके चेहरे पर बहुत थकान दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत नौकर से कहकर सभी के लिए चाय लाने को कहा। आर्यन भी चाय पीते वक्त उनके साथ ही बैठ गया। चाय पीते वक्त वो आहान और मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यही पता लगा कि सुमित त्रिपाठी ही तुम्हारे डैड है। पर आज जो कुछ भी वहाँ हुआ उसे देखकर तो मुझे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
आखिर एक पिता अपनी ही बेटी की जान का दुश्मन कैसे हो सकता है? तुम लोगों को इस बारे में क्या लगता है? उसकी बात सुनकर मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, वो मेरे डैड नहीं हो सकते। मयूरी अपनी यादों में जिस सुमित त्रिपाठी को देखती थी वो उससे बहुत प्यार करता था। कुछ देर सोचने के बाद वो अचानक बोली, मैं संकेत त्रिपाठी से मिलना चाहती हूँ। संकेत मयूरी के साथ ही पड़ा हुआ था, पर फिर भी वो उसे ना जानने की बस एक्टिंग कर रहा था। मयूरी को शुरू में लग रहा था कि संकेत ही उसकी जान लेना चाहता है, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मयूरी को सिर्फ इसलिए नहीं पहचानता ताकि वो उसकी जान बचा सके। शायद वो ये बात जानता था कि कोई है जो उसकी जान लेना चाहता है। अगर ये बात सच थी तो इसका यही मतलब निकल रहा था कि संकेत बुरा इंसान नहीं था, और शायद एक वही इंसान था जो बता सकता था कि आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा था। तभी आर्यन ने कहा, मुझे लगता है कि सुमित त्रिपाठी का मकसद तुम्हारी जान लेने के अलावा आज तुम्हारी शादी को रोकने का भी था। वो जानता था कि अगर तुम्हारी शादी हान रायजादा से हो जाती तो वो तुम तक कभी नहीं पहुंच सकता। उसकी बात सुनकर हान ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब है कि त्रिपाठी फैमिली पर सुमित त्रिपाठी का पूरा कंट्रोल नहीं है। आर्यन ने कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हम त्रिपाठी फैमिली के उस इंसान को पता लगा ले जो सुमित त्रिपाठी को उसकी मर्जी का करने से रोक रहा है तो हमें हमारी सच्चाई पता लग जाएगी? फिर वो काउच से खड़ा हुआ और हान की तरफ देखते हुए बोला, अगर सुमित त्रिपाठी का निशाना रोशनी मयूरी है तो तुम लोगों का उस शहर में जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं वहां जाकर संकेत से मिलने की कोशिश करता हूं। उसकी बात सुनकर हान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें वहां किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वहां माही भी है, वो उस शहर को अच्छे से जानती है, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगी। लेकिन हान कहते कहते रुक गया। उसे ऐसे देख आर्यन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन क्या? हान ने स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं, जब तुम उसे देखोगे तो खुद समझ जाओगे। वो जिस तरह माही का नाम ले रहा था आर्यन को ये बहुत अजीब लग रहा था। अब तो वो भी जल्द से जल्द माही से मिलना चाहता था। उसने हान का दिया हुआ कार्ड रख लिया और फिर वहां से चला गया। मयूरी अब भी काउच पर हान के पास बैठी कुछ परेशान लग रही थी। आर्यन के जाते ही हान उसे याद दिलाना चाहता था कि आज उनकी शादी की फर्स्ट नाइट थी, पर तभी मयूरी हान के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, हान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हान तो उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, पर जैसे ही उसने उसके चेहरे की तरफ देखा वो घबरा गया। उसका चेहरा पूरा पसीने से भरा हुआ था। हान ने घबराते हुए कहा, मयूरी, मेरी तरफ देखो, तुम्हें कुछ भी सोचने की या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। पर मयूरी को तो जैसे उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो खुद से ही बड़बड़ाते जा रही थी। डैडी नहीं, मेरे डैड ऐसे नहीं हो सकते, वो मेरे डैड नहीं है। आग, वहाँ आग लगी है, चारों तरफ बस आग ही आग फैल रही है। मोम, डैड, मैं जल जाऊंगी। नहीं सुजल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चलो वापस चलते हैं, मुझे वापस जाना है। मयूरी बस यही सब बड़बड़ाती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही थी। बोलते बोलते वो डर रही थी। उसने एक हाथ से आहान को कसकर पकड़ा हुआ था। आहान को जब लगा कि मयूरी की बॉडी बुखार से तप रही है तो उसने रमेश को आवाज़ लगाई, जल्दी से पहले ठंडे पानी की पट्टियाँ लाओ और डॉक्टर को कॉल करो। जैसे ही डॉक्टर वहाँ आए उन्होंने मयूरी को इंजेक्शन दे दिया। मयूरी को इस तरह बेहोशी की हालत में बोलते हुए देखकर डॉक्टर ने परेशान होते हुए कहा, मिस्टर हान, इनके दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है, इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है कि बेहोशी में इनकी जान चली जाए। हान लगातार उसके माथे पर पानी की ठंडी पट्टियाँ करता जा रहा था। कुछ देर बाद मयूरी का बुखार तो कम हुआ, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तभी उसने नौकर से कहकर परी को लाने को कहा। परी अभी भी नींद में ही लग रही थी। उसने जब मयूरी को बेड पर लेटे हुए देखा तो वो भी उनके पास आकर लेट गई और उसके कान में बोली, मम्मा, मुझे आपके साथ सोना है। हालांकि यहाँ नहीं चाहता था कि परी मयूरी को ऐसे परेशान करे, इसलिए वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, रुकिए, मिसेज रायजादा आप रिएक्ट कर रही हैं। आहान ने तुरंत मयूरी की तरफ देखा। उसकी आंखें तो बंद थी, पर उसने नींद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। परी के साथ होने से वो शायद थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी और अपने अतीत की यादों से भी वापस लौट आई थी। मयूरी का बुखार भी अब पूरी तरह उतर चुका था और वो परी को कसकर गले लगाकर सो रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा, मिसेज रायजादा का बुखार अब उतर चुका है, जल्दी ही उन्हें होश भी आ जाएगा। वैसे तो अब टेंशन वाली बात नहीं है, पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि उन्हें अपने अतीत की ज़बरदस्ती याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। जब डॉक्टर ने बताया कि मयूरी की तबीयत अब ठीक है तो हान भी उन दोनों के साथ वहीं सो गया। अगले दिन जब मयूरी जगी तो उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसे बालकनी से रिया की आवाज़ आई जो आहान को कुछ बता रही थी।
अहान भी सिगरेट पीते हुए उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। सर, अहान रायजादा की फियोंसे के मंडप से गायब होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी और इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी हुआ है। कंपनी के दूसरे कोलैबोरेटर्स भी इस बात से नाखुश हैं। उसकी बात सुन अहान ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, तुम्हें इन सब की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को जो भी कहना है कहने दो। फिर उसने कुछ सेकंड शांत रहने के बाद स्माइल करते हुए कहा, अब चाहे जो कहो, पर अब मेरी वाइफ मेरे पास है। फिर उसने रिया से बाकी की रिपोर्टर ली और उसे जाने के लिए कह दिया। जैसे ही अहान अपने रूम में वापस आया, वहाँ मयूरी पहले ही बैठी हुई थी। अहान ने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई और मयूरी के पास आकर बोला, तुम जाग गई? तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? मयूरी धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, आप बिजी थे इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। पर आप सिगरेट क्यों पी रहे थे? अहान तब ही सिगरेट पीता था जब उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। मयूरी की बात सुनकर उसने कहा, बस ऐसे ही, थोड़ी थकान हो रही थी। फिर जब उसने देखा कि मयूरी का बुखार उतर चुका है तो उसने अपना मुंह लटका कर कहा, वैसे मैं बहुत उदास हूँ। कल हमारी शादी की पहली रात थी और मुझे अपनी वाइफ को गले लगाकर सोना था, लेकिन तुम्हें गले लगाना तो दूर, परी ने मुझे पूरी रात लात मार मार कर इधर से उधर घुमा दिया, पर तुम्हारे करीब तक नहीं आने दिया। फिर उसने मयूरी के चेहरे को बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहा, मयूरी तुम्हें पता है कल तुमने मुझे कितना डरा दिया था? क्या तुम इसी तरह मुझे मार देना चाहती हो ताकि तुम्हें मेरे बाद मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम और हॉट लड़के मिल सके? मयूरी को कुछ याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। उसे बस इतना पता था कि वो कोई सपना देख रही थी, पर वो भी उसे याद नहीं था। पर अहान की बात सुनकर उसे कुछ याद आया और वो नाराज़ होते हुए बोली, अहान मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। एक तो आपने चुपचाप मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लिए, और इतना ही नहीं, उन रिपोर्टर्स के सामने भी आप बस अपनी ही बड़ाई किए जा रहे थे। फिर वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। अहान मुझे मेरी मेहनत का कमाया एक एक पैसा वापस चाहिए, समझाई छे के रिपीट करूं? उसकी बात सुनकर अहान ने स्माइल करते हुए कहा, मयूरी अब हम मैरिड हैं। मयूरी बोली, हाँ तो? अहान ने फिर स्माइल करते हुए कहा, याद है तुमने कल मैरिज एग्रीमेंट साइन किया था, और क्योंकि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं इसलिए अब तुम्हारा सारा पैसा मेरा भी है, तो अपने पैसे अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करना मुझे कोई गलत बात नहीं लगती। उसकी बात सुनकर मयूरी खुद से ही बड़बड़ाने लगी, खड़ूस वाइडो ने अब मुझसे मेरे पैसे भी ले लिए। पर तभी अहान ने मयूरी को एक ब्रांड न्यू फ़ोन देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट। अच्छा बाबा, आप गुस्सा होना बंद करो और अपना अकाउंट चेक करो। मैंने उसमें कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उसकी बात सुनते ही मयूरी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सोचा था कि बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अपनी वाइफ के अकाउंट में बहुत बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा, पर जैसे ही उसने अपना अकाउंट चेक किया, वो अमाउंट देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अहान ने उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। मयूरी गुस्से से फ़ोन अहान की तरफ फेंकते हुए बोली, अहान आज के बाद आपकी कोई वाइफ नहीं है, समझाई छे के रिपीट करूं? अहान उसकी बात सुनकर हंसने लगा। एक दूसरे से ऐसी मीठी सी नोक झोंक करने के बाद मयूरी फिर से आराम करने लगी। पूरी रात फीवर की वजह से मयूरी को बहुत वीकनेस फील हो रही थी। सुबह जागने के बाद से ही वो बस काउच पर बैठी रेस्ट कर रही थी। आज अहान भी ऑफिस नहीं गया था और बहुत प्यार से मयूरी को अपने हाथों से दलिया खिला रहा था। अहान ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, मयूरी क्या तुम्हें अब भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है? मयूरी बोली, पता नहीं अहान, वैसे तो मुझे मेरी तबीयत ठीक लग रही है, पर ना जाने क्यों मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा। बस मुझे मन ही मन यही फीलिंग आ रही है कि मेरी लाइफ में अब कुछ भी करने को नहीं बचा। उसकी बात सुनकर अहान ने स्माइल करते हुए कहा, मयूरी तुम्हारे पास मैं हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हें किस बात की कमी है? अब ये फालतू की टेंशन लेना बंद करो। उसकी बात सुनकर मयूरी बिना सोचे समझे बोली, पर मैं आपके पैसे हैंडसम लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकती। पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, अहान ने उसके मुंह में दलिए का चम्मच डाल दिया। मयूरी ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा, वो मन ही मन बोली, कभी कभी अपने दिल की बात जुबान पर लाना रिस्की हो सकता है, इसलिए अभी चुप रहना ही ज़्यादा ठीक है। वैसे मैं भी आपको ये बात बताने वाली नहीं हूँ कि जिस हैंडसम और हॉट लड़के को मैं इम्प्रेस करने की बात करती रहती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। बहुत परेशान करते हैं ना आप मुझे, तो बस मैं भी आपको ऐसे ही जलाती रहूँगी। तभी वहाँ उसने मिलने माही चंदेल भी आ गई। वो मयूरी की शादी के लिए सूरत आई हुई थी। वो मयूरी के पास आकर बैठ गई और बोली, मयूरी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? और कल अचानक तुम कहाँ चली गई थी? जब मयूरी मैरिज हॉल से सुजल को ढूंढने के लिए चुपचाप जा रही थी, उस वक्त माही सुहाना के साथ नील दवे से मिलने चली गई थी। तभी माही ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, वैसे वो नील दवे काफ़ी स्मार्ट और इंटरेस्टिंग है। सुहाना ने मुझे बस उससे मिलवाया ही था कि तभी हमें तुम्हारे गायब होने की न्यूज़ मिल गई। मैं उससे ज़्यादा बात तक नहीं कर पाई। तुम्हारी वजह से एक बार फिर मेरी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गई।
उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसे वो सब बता दिया। फिर उसने आगे कहा, अगर नील तुम्हारे हाथ से फिसल भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए अभी एक और ऑप्शन बाकी है, आर्यन रायचंद। तुम्हें पता है वो एक अमीर फैमिली से होने के साथ साथ बहुत हैंडसम भी है। मेरे पास तो उसकी तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं है। तुम्हें पता है उसके पास एक अच्छी पर्सनैलिटी तो है ही, और वो कभी गुस्सा भी नहीं करता। अगर तुमने उसे अपना बना लिया तो ट्रस्ट मी, तुम कभी लॉस में नहीं रहोगी। मयूरी को आर्यन की इतनी तारीफ करते हुए देखकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो माही को आर्यन से मिलवाने के लिए ये सब नहीं कह रही थी, बल्कि इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे इस बात का दुख था कि आर्यन उसे नहीं मिल पाया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान लगातार आर्यन की तारीफ करे जा रही थी। वो ये भूल चुकी थी कि आहान को आर्यन से कितनी जेलसी होती है। तभी माही की नज़र आहान के गुस्से से भरे चेहरे पर पड़ी और वो मयूरी का हाथ पकड़कर बोली, वो मयूरी, आर्यन रायचंद के बारे में हम फिर कभी अकेले में बात करेंगे। जैसे ही उसने माही के शब्द सुने उसे तुरंत आहान का ध्यान आया। वो तुरंत अपना गला साफ करते हुए बोली, चलो जाने दो, उसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। मैं तो बस तुम्हारे टूटे हुए दिल पर मरहम लगाने की सोच रही थी। हाँ, आर्यन अच्छा इंसान है, पर वो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो मेरे हान को कम्पीट कर सके, क्योंकि सबसे बेस्ट तो मेरे हस्बैंड ही हैं। अरे पर मेरे हस्बैंड हैं कहाँ? कहते हुए मयूरी तुरंत उठकर साइड में खड़े आहान के गले लग गई और बहुत प्यार से बोली, बातों ही बातों में मैं तो सब भूल गई थी। आपको पता है आहान, अगर मैं आपको एक सेकंड बिना देखूं तो मैं कितना डर जाती हूँ। उसकी बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। जैसे ही माही ने आहान को स्माइल करते हुए देखा, वो मन ही मन मयूरी की तारीफ करते हुए बोली, वाह, इसे कहते हैं टैलेंट। क्या कमाल की ड्रामेबाज हो तुम मयूरी। फिर कुछ सेकंड बाद माही ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा, तो इसका मतलब सुमित त्रिपाठी ही तुम्हारी जान लेना चाहता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बात पर ना जाने क्यों यकीन नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं मान भी लूँ कि मयूरी ने कभी सुमित त्रिपाठी के साथ कुछ पंगा लिया भी होगा, तो भी वो आदमी ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकता। अभी तक ये बात मयूरी ने माही को नहीं बताई थी कि सुमित त्रिपाठी ही उसके डैड है। फिर वो आहान और मयूरी को अपनी बात प्रूफ करते हुए बोली, तुम्हें तो पता ही है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी गुडविल बनाने के लिए चैरिटी करती हैं। ज़्यादातर कंपनीज सिर्फ नाम कमाने के लिए चैरिटी करती हैं, पर त्रिपाठी फैमिली सैकड़ों सालों से लोगों की हेल्प करती आ रही है, वो भी बिना किसी दिखावे के। तुम्हें पता है, कुछ सालों पहले उत्तराखंड में बहुत खतरनाक भूकंप आया था। उस वक्त बहुत से लोगों की जान चली गई थी और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। उस वक्त खुद सुमित त्रिपाठी ने ही छिपकर लोगों की हेल्प की थी। वो तो तब एक छोटे से बच्चे ने इस बारे में सबको बता दिया था, वरना किसी को पता नहीं लगता कि उनकी हेल्प करने वाला सुमित त्रिपाठी था। उन्होंने इस बारे में मीडिया से भी कुछ बातें करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी तारीफ हो। माही ने अब तक जितना भी सुमित त्रिपाठी के बारे में अपने डैड से सुना था, उससे तो यही लगता था कि वो एक भले इंसान है। कुछ सोचते हुए उसने फिर कहा, सुमित त्रिपाठी के साथ उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी थी। वो बहुत से अनाथ आश्रम में बच्चों की हेल्प के लिए चैरिटी करती थी। वो कभी भी किसी का दर्द नहीं देख पाती थी। मयूरी भी अपने मन में यही सोच रही थी कि उसकी यादों में भी उसके मॉम डैड बिल्कुल ऐसे ही भले इंसान लगते थे। पर कल जो हुआ उसके बाद तो उनकी किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल था। आहान और मयूरी चुपचाप माही की बातें सुन रहे थे। माही आगे बोली, पिछले कुछ सालों से हमारी कंपनी त्रिपाठी को कॉरपोरेशन के साथ ना के बराबर काम कर रही थी, पर मैंने कई बार अपने डैड को कहते हुए सुना है कि अपनी वाइफ के मरने के बाद से सुमित त्रिपाठी का बर्ताव बिल्कुल चेंज हो गया है। उन्हें देखकर अब ऐसा लगता है जैसे वो कोई अलग ही इंसान बन गए हों। तभी अचानक आहान ने कहा, सुमित त्रिपाठी का रिश्ता संकेत त्रिपाठी के साथ कैसा था? माही ने कहा, पहले हमें भी यही लगता था कि उन दोनों में ज़्यादा नहीं बनती, पर जब उस दिन हम लोग मॉल गए तो हमने देखा कि वो खुद सुमित त्रिपाठी का सूट लेने के लिए वहाँ आया था। इसका तो यही मतलब हुआ कि उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा ही होगा। पर एक बात है, संकेत त्रिपाठी फैमिली का सगा बेटा नहीं है, उसे गोद लिया गया है। देखने में भले ही वो बहुत पावरफुल लगता है, पर त्रिपाठी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उनके हिसाब से जब तक संकेत की शादी त्रिपाठी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी या उन लोगों के शब्दों में कहे तो उनकी राजकुमारी से नहीं हो जाती, तब तक उसे त्रिपाठी फैमिली की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। भले ही उन्होंने संकेत को गोद लिया है, पर वो उसे अपना बेटा नहीं मानते थे और अपना दामाद बनाना चाहते थे। जैसे ही आहान ने यह बात सुनी, उसने मयूरी का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अचानक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत स्मार्ट हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी और माही दोनों उसे हैरानी से देखने लगी। तब आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मयूरी, तुमसे शादी करके मैंने सच में बहुत स्मार्टनेस दिखाई है। अब संकेत त्रिपाठी हो या कोई और, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
जब माही को पता लगा कि संकेत ने आर्यन से मिलने से मना कर दिया है तो वो स्माइल करते हुए बोली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर वो मिलने के लिए तैयार हो जाता तब मुझे सच में हैरानी हो सकती थी। शायद तुम लोग ये बात नहीं जानते, पर उस शहर में हर कोई ये बात अच्छे से जानता है कि संकेत किसी से मिलता जुलता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ त्रिपाठी फैमिली में सुमित ने एक जोरदार तमाचा संकेत को मारा, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। खुद को संभालते हुए वो वापस आगे आया और चुपचाप अपने सामने गुस्सा हुए सुमित को देखने लगा। तभी सुमित ने फिर से उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुमने शुरू से ही उसे पहचान लिया था ना, और मुझे छिपकर तुमने उसकी हेल्प करने की भी कोशिश की। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? उसकी बात सुनकर संकेत धीरे से बोला, चाचा जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर अगर मुझे मारने से आपका गुस्सा कम होता है तो आप मुझे और मार सकते हैं। उसकी बात सुनकर सुमित ने गुस्से में कहा, क्या नहीं जानते? वाह, क्या एक्टिंग है तुम्हारी। फिर उसने टेबल पर रखा हाथ और मयूरी की शादी का कार्ड उठाया और संकेत के चेहरे की तरफ फेंकते हुए कहा, ये शादी का कार्ड तुम ही यहाँ से चुपचाप ले गए थे, और तो और तुमने नौकर को भी इस बारे में मुझे बताने से मना कर दिया था। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत से मेरा सारा प्लान खराब हो सकता था। उसकी बात सुनकर संकेत ने जमीन पर गिरा कार्ड उठाते हुए कहा, हमारी कंपनी का शनाया ज्वेलर्स के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो फिर आपको वहां जाकर परेशान होने की क्या जरूरत थी? मैंने पहले भी तो ऐसी कई शादियां अटेंड की है ना, मैं तो बस आपकी परेशानी कम करना चाहता था। तभी सुमित ने सामने रखी टेबल को जोर से लात मारी और कहा, वो जीते जी इस त्रिपाठी फैमिली में कभी कदम नहीं रख सकती, और ना ही वो सूजल को ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। अगर उस दिन वहां सूजल नहीं होती तो वो लड़की मयूरी पहले ही मर चुकी होती। मयूरी की याददाश्त जा चुकी थी और सूजल के मरने के बाद मयूरी कभी भी अपनी रियल आइडेंटिटी को प्रूफ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका त्रिपाठी फैमिली में आना भी इम्पॉसिबल था। जैसे ही ये ख्याल सुमित के मन में आया, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर वो संकेत की तरफ देखते हुए बोला, मैंने सुना है आर्यन राजन तुमसे मिलना चाहता था। संकेत ने धीरे से कहा, हाँ, पर मैं उसे नहीं जानता। सुमित बोला, उसका रिश्ता मयूरी से काफ़ी करीब का लगता है। अगर तुमने उसे मिलने की कोशिश भी की तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे तुम? इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और संकेत के मुंह में निकल रहे खून को साफ करने लगा। फिर उसने कहा, संकेत, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह माना है, फिर भले ही तुम चाहे इसे खानदान का खून ना कहो। तुम्हें अब ये समझना चाहिए कि हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। भले ही तुम त्रिपाठी परिवार की बेटी से शादी ना कर सको, पर जब तक मेरे पास इस परिवार की बागडोर है तब तक तुमसे भी ये सब कोई छीन नहीं सकता। उसकी बात सुनकर संकेत ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं समझता हूँ। उसके बाद सुमित ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया और उसे जाने के लिए कह दिया। जैसे ही संकेत वहां से गया, उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, किसी को संकेत पर नजर रखने को कहो। ध्यान रहे वो किसी भी ऐसे इंसान से ना मिल सके जिससे उसे नहीं मिलना चाहिए। उसके फ़ोन कॉल्स को भी टैप करो, पर ध्यान रहे उसे इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए क्या संकेत और सुमित एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहीं संकेत जैसे ही त्रिपाठी मैंसन से निकलकर अपनी कार में बैठा तो कुछ ही दूरी पर अपनी कार में बैठा आर्यन उसका पीछा करने लगा। जैसे ही उन दोनों की कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, आर्यन ने अपनी कार संकेत की कार के पास लाकर खड़ी कर दी और उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर संकेत, अगर आप फ्री हो तो क्या मेरे साथ एक ही कप कॉफ़ी पीना चाहेंगे? पर वो आगे कुछ और कहता उससे पहले ही संकेत ने बहुत ही रूखे शब्दों में कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। और फिर सिग्नल ग्रीन होते ही वो अपनी कार निकाल कर वहाँ से चला गया। पर इतनी बुरी तरह मना किए जाने पर भी आर्यन ने हार नहीं मानी और वो जहाँ भी जाता वहीं उसे फॉलो करने लगा। आखिरकार आर्यन के इस तरीके से संकेत धीरे धीरे परेशान होने लगा। शाम को जब अपना काम खत्म करके वो अपने ऑफिस से बाहर निकला तो उसने एक बार फिर आर्यन की कार को अपना पीछा करते हुए देखा। लास्ट में जब संकेत इन सब से थक गया तो उसने गुस्से से अपनी कार सड़क के किनारे रोक दी और कार से उतरकर आर्यन की तरफ गया। आर्यन भी तुरंत कार से बाहर आ गया। उसे देखकर संकेत ने उसका कॉलर कस के पकड़ा और गुस्से में बोला, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरा पीछा ही किए जा रहे हो। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ कॉफ़ी नहीं पीनी है। उसकी बात सुनकर आर्यन बोला, ओके, कॉफ़ी नहीं पीनी तो क्या हम चाय पी सकते हैं? संकेत आज तक कभी इतने ज़िद्दी इंसान से नहीं मिला था। वैसे आर्यन उसे देखने से काफ़ी तमीज़ वाला इंसान लग रहा था और उसका पीछा करने के अलावा उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जैसे ही संकेत उसे कुछ कहने लगा, वहां बहुत सी कार्स आकर रुक गईं। फिर उनमें से त्रिपाठी फैमिली के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आ गए जो सुमित त्रिपाठी के लिए काम करते थे।
वो लोग तुरंत संकेत के पास आकर बोले, सर, सुमित सर को पता लगा है कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने हमें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। संकेत जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हम लोगों के बीच थोड़े से आर्गुमेंट्स हो गए थे, बाकी कुछ नहीं। तुम बस इस आदमी पर ध्यान रखना कि ये दोबारा मेरा पीछा ना करे। कहते हुए वो वापस अपनी कार में चला गया। उसके वहाँ से जाते ही सभी बॉडीगार्ड भी वहाँ से चले गए। आर्यन अभी भी वहीं खड़ा कुछ सोच रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि उसे अब कोई नहीं देख रहा तो उसने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला और एक कागज़ की पर्ची निकाली। वो पर्ची संकेत ने ही उसकी जेब में डाली थी। जब वो आर्यन के साथ झगड़ा करने का नाटक कर रहा था, जैसे ही आर्यन ने उस पर्ची को खोल कर देखा, वो हैरान हो गया। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और तुरंत मयूरी को कॉल लगा दिया। उसने कहा, सुजल जिंदा है, हमें उसे सुमित त्रिपाठी से पहले ढूंढना होगा। पिछली कुछ पुश्तों से उसकी फैमिली त्रिपाठी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। सुजल भी उनमें से ही एक है जिसे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। पर इस वक्त सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर सुजल थी कहाँ। वहीं सुजल इस वक्त एक ऐसी जगह थी जिससे वह खुद अनजान थी। उसे जब होश आया तो वो याद करने की कोशिश करने लगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। बहुत याद करने पर उसे याद आया कि कोई उसका पीछा कर रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गई थी। पर तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर वो तो हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। वो जानना चाहती थी कि वहाँ कौन था, पर उसके सिर पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बंधा था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी उसे लगा जैसे कोई ज़बरदस्ती उसके कपड़े खींचने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को उसे छुटाना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं कर पाई। तभी उसे याद आया कि उसके साथ काफ़ी बार किसी ने गलत करने की कोशिश की थी। सुजल ने हिम्मत करते हुए अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाया और उठने लगी। वो इस वक्त एक सफ़ेद रंग के कमरे में थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने जल्दी से जाकर वहीं रखी अलमारी से जो भी कपड़े दिखे वो निकाल लिए। उसने आदमियों के कपड़े पहन लिए थे। सुजल को इस वक्त सिर्फ इतना याद था कि इंडिया वापस आते वक्त एयरपोर्ट पर कोई उसका पीछा कर रहा था। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि त्रिपाठी फैमिली से ही किसी ने उसका पीछा करने के लिए उन लोगों को भेजा था। शायद वो लोग जान चुके थे कि वो और त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी जिंदा थी, इसलिए सुजल भेस बदल कर दूसरी फ्लाइट लेकर वापस जाना चाहती थी। जब एयरपोर्ट पर कुछ लोग उसका पीछा करने लगे तो भागते भागते समंदर किनारे आ गई थी। और जब उसे भागने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो वो समंदर में कूद गई। और जब उसे होश आया तो उसकी हालत ऐसी थी। हालांकि वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी तो कभी उसकी थी ही नहीं, इसलिए उसने कभी भी शादी और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। सुजल उस रूम से बाहर आने लगी। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस घर का मालिक कोई सरफिरा इंसान हो जिसे सिर्फ वाइट कलर का ही शौक हो। सुजल जैसे ही वहां से भागने लगी, उसे व्हील चेयर पर एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाल थोड़े लंबे और सिल्वर ग्रे कलर के थे और उसकी आंखें ग्रे कलर की ही दिख रही थी। वो इंसान किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही उस इंसान ने सुजल को अपने कपड़े पहने देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आ गई, जैसे ही वो उसका मजाक बनाना चाह रहा हो। समंदर का खारा पानी सुजल के मुंह में जाने की वजह से वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसका गला बैठ चुका था। तभी वो इंसान व्हील चेयर पर सुजल के पास आया और उसे देखने लगा। तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें समंदर से बचाने वाला मैं ही हूँ और तुम्हारे साथ सोने वाला भी मैं ही हूँ। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, पर क्या तुम इसके अलावा भी कुछ जानना चाहती हो? उसकी बेशर्मी देखकर सुजल हैरान रह गई। फिर वो घबराते हुए पर हिम्मत करते हुए बोली, मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकती हूँ? उसकी बात सुनकर वो इंसान किसी शैतान की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, दरवाज़ा सामने है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सुजल ने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे इतनी आसानी से यहाँ से बाहर जाने देगा। वो जल्दी से वहाँ से जाने लगी, पर जैसे ही दरवाजे तक पहुँची, पीछे से उस आदमी की फिर आवाज़ आई, वैसे मर्दों के कपड़ों में तुम कमाल लग रही हो। कहते कहते वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी बात सुनकर सुजल का मन तो कर रहा था कि वो उसकी जान ले ले, पर वो इस वक्त यहाँ से बस जल्दी से निकलना चाहती थी। वो तुरंत वहाँ से चली गई, पर कुछ ही देर बाद वो वापस वहाँ आ गई। बारिश की वजह से वो पूरा भीग गई थी। वो अपने बैठे हुए गले से बोली, इस आइलैंड से बाहर कैसे जाऊं? इस आइलैंड के चारों तरफ बस पानी ही पानी था और यहाँ पर सिर्फ एक यही अकेला घर था। उसके पूछने पर जब उस आदमी ने कुछ नहीं कहा तो सुजल ने गुस्सा करते हुए कहा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर वो आदमी हंसते हुए बोला, अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो तुम पूरी ज़िंदगी यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी, पर अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हा। अब सुजल के पास कोई रास्ता नहीं था और उसे ना चाहते हुए भी यहाँ इस इंसान के साथ रहना था। फिर वो
अपने रूम में आकर फ़ोन या लैपटॉप ढूंढने लगी ताकि वो मयूरी को कांटेक्ट कर सके, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो अपने रूम के बाहर जाने लगी, वहाँ वो आदमी फिर आया और उसे एक दवाई देते हुए बोला, इसे पी लो, कल तक तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाएगी। और वो उसे वहीं रखकर चला गया। सुजल ने जब उस दवाई को देखा तो उस पर ना तो कोई नाम था और ना ही उसके बारे में कुछ लिखा था, पर उसे समंदर के पानी से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए उसने वो दवाई ले ली। कुछ ही देर में उसे काफ़ी आराम लगने लगा। सुजल यही सोच रही थी कि कोई दवाई इतनी जल्दी कैसे असर कर सकती थी। फिर कुछ ही देर में वो सो गई। कुछ देर बाद वो आदमी फिर उसके रूम में आया और दवाई को देखकर हंसने लगा। वो दवाई सच में गला ठीक करने की ही थी, पर उसके साथ में नींद की गोलियां भी थी, इसलिए सुजल को नींद आ गई थी। जब वो आदमी सुजल के पास गया तभी सुजल ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, मयूरी तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हारा खुश रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वह आदमी ये देखकर हैरान था कि जहाँ सुजल की खुद की जान खतरे में थी वहीं उसे अभी भी किसी और की परवाह थी। अगले दिन सुजल वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे पता लगा कि उस इंसान का नाम सुदेश है। सुदेश ने उसे पूछा, ये मयूरी कौन है? उसकी बात सुनकर सुजल एक बार के लिए हैरान रह गई, पर फिर बोली, मुझे सच में एक बहुत ज़रूरी काम खत्म करना है, प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाने का रास्ता बता दो। सुदेश ने कहा, तुम्हारा उस लड़की मयूरी से क्या रिश्ता है? इस पर सुजल बोली, मेरा उससे एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। उसके बाद सुदेश ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके कहने पर वो उसकी व्हील चेयर को धक्का देती हुई वो आइलैंड देखने लगी। समंदर के किनारे पर रेतीली ज़मीन पर भी वहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत सारी सब्जियाँ और जड़ी बूटियाँ उगाई गई थी। तभी सुदेश ने उसे कहा, देखा, अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तभी सुजल ने उसे कहा, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने के बदले क्या चाहते हो? उसकी बात सुनकर सुदेश ने कहा, अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तुम्हें बस 1 महीने तक इसी आइलैंड पर रहकर मेरा कहा मानना होगा, पर अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। सुजल के पास उसकी शर्त मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसने सुदेश के कहने पर सारे घर की सफाई की, पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इस पूरे घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, तो फिर यहाँ डेली सफाई कौन करता था? वहीं सुदेश ने अपने रूम में आने के बाद एक बेड के पास लगा एक बटन दबा दिया और अगले ही सेकंड वहाँ दीवार पर एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल गया। सुदेश उसमें चला गया। दरवाजे के पीछे सब कुछ मॉडर्न तरीके से बना हुआ था। वहाँ बहुत सारे फ़ोन और लैपटॉप रखे थे। वहाँ पूरे घर पर नज़र रखने के लिए बहुत सारे कैमरे भी थे। वहाँ एक लेबोरेटरी भी थी जहाँ अलग अलग केमिकल्स और दवाइयाँ रखी थी। वहाँ जाते ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं राजा द मैंसन में सुजल की हालत से अनजान अहान और मयूरी आर्यन का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में आर्यन भी वहाँ आ गया, पर वो कुछ परेशान दिख रहा था। उसने पानी पीते हुए कहा, संकेत ने बॉडीगार्ड्स की नज़रों से बचकर ये पर्ची मेरी जेब में डाली थी। उन बॉडीगार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि उस पर नज़र रखने के लिए थे। अहान और मयूरी ने तुरंत उस पर्ची को खोलकर देखा। उस पर लिखा था, अगर तुमने एक बार सुजल को ढूंढ लिया तो तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो सब तुम्हें पता लग सकता है, पर तुम्हें त्रिपाठी फैमिली की मोहर ढूंढनी होगी, वो भी सुमित त्रिपाठी से पहले। तभी उन दोनों ने एक साथ कहा, अब ये त्रिपाठी फैमिली की मोहर क्या है? आर्यन ने कहा, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि ये मोहर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी राजा महाराजा के खानदान के मुखिया के पास ही होती है। आर्यन बिल्कुल सही कह रहा था। वो मोहर एक पुश्तैनी मोहर थी जो राजा महाराजा के खानदान के पास ही होती थी, और ये मोहर त्रिपाठी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब तक सुमित के हाथ वो मोहर नहीं लग पाई थी, इसलिए वो त्रिपाठी फैमिली का बस नाम का ही मुखिया था। उसकी बात सुनकर मयूरी कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब त्रिपाठी फैमिली का जो रियल हेड है वो सुमित को अपनी फैमिली की बागडोर नहीं सौंपना चाहता। शायद वो किसी और इंसान को त्रिपाठी फैमिली का हेड बनाना चाहते हैं। तभी आहान ने कहा, हाँ, और यही वजह है कि सुमित त्रिपाठी तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। मयूरी अपने मन में सुमित और बाकी सब बातों के बारे में ही सोच रही थी, पर इससे एक बात तो साफ थी कि रियल हेड की परमिशन के बिना सुमित त्रिपाठी फैमिली का हेड नहीं बन सकता था। उम्र बढ़ने की वजह से त्रिपाठी फैमिली के जो रियल हेड थे वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाले थे, और अगर मयूरी भी जिंदा नहीं बचती तो सुमित के अलावा त्रिपाठी फैमिली का हेड और कोई नहीं बन सकता था, और इसलिए सुमित मयूरी को उसकी याददाश्त आने से पहले ही मार देना चाहता था। तभी मयूरी ने उस पर्ची को देखते हुए कहा, संकेत ने तो हमें यही कहा है कि हम सुजल को जल्द से जल्द ढूंढे, पर उसने ये तो नहीं बताया ही नहीं कि सुजल आखिर है कहाँ। उसे सुजल के बारे में इतना सोचता हुआ देख कहान और आर्यन दोनों ने एक साथ कहा, मयूरी तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत दो। तभी रमेश घबराया हुआ वहां आया और बोला,
साहब हॉस्पिटल से फ़ोन था, विक्रांत साहब को दोबारा हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। उसकी बात सुनते ही वो तीनों भी हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने डॉक्टर की बात सुनी जो सुहाना से कह रहे थे अगर जल्दी ही मिस्टर विक्रांत को कोई बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो अब उनके पास 1-2 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं है और आपको भी इस वक्त इस बात के लिए खुद को रेडी करना होगा। सुहाना का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो अपने मन में सोचने लगी, विक्रांत ने तो कहा था कि वो हमारे बेबी को देखेगा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अहान और मयूरी भी उसे कुछ नहीं कह सके। तभी अहान का फ़ोन बजने लगा। कुछ देर बाद उसने तेज़ आवाज़ में कहा, व्हाट। तभी दूसरी तरफ से रिया की आवाज़ आई, विक्रांत सर ने जिस इंसान की बनाई हुई वो स्पेशल दवा ली थी उसका पता चल गया है। अहान ने अपना फ़ोन स्पीकर पर डाला और उसे अपनी बात रिपीट करने को कहा। उसकी बात सुनकर सुहाना ने भी हैरान होते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में उसके बारे में पता लग गया है? रिया ने फ़ोन पर कहा, जी वो इसी शहर में है। सुहाना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अभी उससे मिलना चाहती हूँ। सुहाना के चेहरे पर फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। उसे इस तरह हड़बड़ाया हुआ देखकर मयूरी बोली, सुहाना रिलैक्स, तुम्हें अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। रिया ने तुरंत उससे मीटिंग फिक्स कर दी और सुहाना के साथ अहान और मयूरी तुरंत उस इंसान से मिलने चले गए। रास्ते में मयूरी ने अहान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दवाई बनाने वाला इंसान इतनी आसानी से हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने लाना ही नहीं चाहता था। मयूरी के मन में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, हम वहाँ चलकर देखते हैं, उसके बाद ही हमें कुछ पता लग पाएगा। ये मीटिंग एक क्लब हाउस में रखी गई थी। जल्द ही वो लोग वहाँ पहुँच गए, पर जैसे ही वो लोग उस प्राइवेट रूम में गए तो अपने सामने खूबसूरत यंग लड़की को देखकर हैरान रह गए। देखने से वो लड़की कहीं से भी डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं लग रही थी। अपने सामने उन लोगों को देख वो तुरंत खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो मिस्टर अहान, मेरा नाम जिनिस्का है। अहान ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखों की भौहें चढ़ा ली, पर फिर उसे हाथ मिला लिया। जैसे ही वो लोग वहाँ बैठे, अहान ने एक दवाई की खोली बोतल उसके सामने बढ़ाते हुए कहा, मिस जिनिस्का, क्या ये दवाई आपने ही बनाई है? जिनिस्का ने स्माइल करते हुए कहा, जी बिल्कुल। इतना कहकर वो वहाँ खड़ी रेड वाइन पीने लगी। तभी सुहाना ने कहा, मिस जिनिस्का, क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप मेरे हस्बैंड की जान बचा सकती हैं? उसकी बात सुन जिनिस्का उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हस्बैंड? जहाँ तक मैं जानती हूँ इस दवाई को तो मिस्टर विक्रांत के लिए खरीदा गया था और मैंने कभी भी उनकी शादी के बारे में नहीं सुना। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सुहाना को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में भी जलन साफ नजर आ रही थी। तभी जिनिस्का ने अजीब तरीके से कहा, मेरे पास तो बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिनका असर कमाल का होता है, पर मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों करनी चाहिए? सुहाना बोली, अगर आप मेरे विक्रांत की जान बचा सकती हैं तो मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगी। क्या कहा, पैसा? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह सुहाना से बात करते हुए देखकर मयूरी समझ गई कि उसका जरूर विक्रांत के पास से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। तभी जिनिस्का कड़क आवाज में बोली, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ मिस्टर अहान के कहने पर आई हूँ, पर अगर तुम यहाँ मेरे पास विक्रांत की जान बचाने के लिए आई हो तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सुहाना उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगी तो मयूरी ने उसे रोकते हुए कहा, सुहाना, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात मानने वाली है। उसे देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो तुम्हारी बस इंसल्ट करने के लिए ही यहाँ आई थी। तभी सुहाना की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो विक्रांत के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसे देख मयूरी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, जब जिनिस्का का पता लग गया है तो जल्दी ही ये भी पता लग जाएगा कि ये चाहती क्या है। इसे कन्विंस करने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। मयूरी को अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता था, तभी तो वो शनाया ज्वेलर्स को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवा पाई थी। तभी अहान ने रिया को जिनिस्का के बारे में सब पता करने को कहा। उसके बाद वो सब वापस लौट आए। सुहाना वापस विक्रांत के पास हॉस्पिटल चली गई। अहान अपनी शादी और बाकी सब काम में बिजी होने की वजह से कुछ दिनों से अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसके एब्सेंस में सारा काम बाबू भाई और वर्धन ही देख रहे थे। वो बीच बीच में अहान को कॉल करके सारी अपडेट्स भी दे रहे थे। बाबू भाई ने भी अहान को प्रोजेक्ट से इतना और क्या प्रॉफिट हो रहा है और होने वाला है उन सब के बारे में बता दिया था, इसलिए वो रिलैक्स होकर बाकी सब चीज़ों पर ध्यान दे पा रहा था। रायजादा मैंसन वापस लौटते वक्त मयूरी ने अहान से कहा, जिनिस्का के बारे में आपको क्या लगता है? पर इससे पहले कि अहान उसे कुछ कहता वो खुद ही बोलने लगी, मैं सुहाना के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी, पर मुझे लगता है कि पास्ट में कभी विक्रांत ने जिनिस्का को रिजेक्ट कर दिया होगा, इसलिए उसके मन में विक्रांत के लिए इतना जहर भरा हुआ है। और हो सकता है जो स्पेशल दवाई विक्रांत को दी गई थी वो भी इसी ने जानबूझकर भिजवाई होगी, जिससे विक्रांत की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाए। अहान चुपचाप मयूरी की बातें सुन रहा था। तभी उसके पास रिया का कॉल आया। उसकी बात सुन अहान ने कहा, व्हाट, पर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने फ़ोन रखकर स्माइल करते हुए कहा, मयूरी, तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा वो सब सच था। मुझे तो तुम्हें मयूरी बाबा कहना चाहिए। तुम जो भी कहती हो
वही सच निकल जाता है। मंजूरी बोली, इसका मतलब जिनिष्का ने सच में जानबूझकर वो दवाई विक्रांत तक पहुंचाई थी। आहान ने कहा, हाँ, जब सुहाना इंडिया छोड़कर जा रही थी तो विक्रांत अपनी बीमारी को छुपाने के लिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर आना चाहता था। वो कोई ऐसी दवाई ढूंढ रहा था जो उसे जल्दी ठीक कर सके। तभी उसके किसी बिजनेस पार्टनर ने उसे इस दवाई के बारे में बताया, जो उसे बहुत ईजिली मिल भी गई। हालांकि इस बात से विक्रांत भी थोड़ा हैरान था। इसका मतलब साफ था कि जिनिष्का ने यह सब प्लानिंग विक्रांत के लिए जानबूझकर की थी। तभी मयूरी बोली, पर ऐसा क्या हुआ था कि जिनिष्का विक्रांत से इतनी नफरत करने लगी और उसके साथ ये सब कर रही थी? आहान ने कहा, विक्रांत के असिस्टेंट मेहुल ने बताया था कि जब जिनिष्का ने विक्रांत को फर्स्ट टाइम देखा था तो वो तभी से उसे प्यार करने लगी थी। पर विक्रांत तो सिर्फ सुहाना से प्यार करता था, इसलिए उसने उससे मना कर दिया। इसी तरह एक पार्टी में उसने फिर से विक्रांत को प्रपोज किया, पर उसे मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर वो शराब के नशे में पार्टी से बाहर चली गई और तभी कुछ गुंडों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और तब से ही उसे विक्रांत से नफरत होने लगी। वो इन सब के लिए सिर्फ उसे ही रिस्पॉन्सिबल मानती थी। मयूरी कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब वो विक्रांत को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने खुद उस स्पेशल दवाई को चेक करवाया था ना? उस दवाई को बनाना इतना इजी तो नहीं है, और अगर उस स्पेशल दवाई को बनाने में जरा सी भी चूक हो जाए तो वो जहर बन सकती है। इससे ये बात तो साफ है कि कोई भी उस स्पेशल दवाई की नकल तो नहीं कर सकता। पर मुझे जिनिष्का सही से भी डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं लगती, तो फिर ये दवाई असल में बनाई किसने है? उसकी बात सुन आहान ने भी कहा, हाँ, उसे देखकर मुझे भी यही लग रहा था। पर एक बात तो क्लियर है कि मार्केट में ये स्पेशल दवाई सिर्फ और सिर्फ जिनिष्का के पास है। इसलिए अगर ये दवाई उसने नहीं भी बनाई होगी तब भी हमें वो दवाई लेने के लिए उसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। आहान ने ये सभी बातें रिया को सुहाना को बताने को भी कह दी थी। फिर उसने उसे जिनिष्का के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए कह दिया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मेहुल ने सुहाना से कहा, मिस सुहाना, क्या पक्का आप अकेले वहाँ जाना चाहती हैं? उसकी इस बात पर सुहाना ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। और जब जिनिष्का ने भी सुना कि सुहाना उससे अकेले में मिलना चाहती है तो वो भी तुरंत मान गई। अगले दिन सुहाना उसी जगह आ गई जहां वो उससे कल मिले थे। जिनिष्का वहां काउच पर बैठी वाइन पी रही थी। जब उसने सुहाना को वहां देखा तो उसकी आंखों में उसके लिए नफरत साफ दिख रही थी। तभी सुहाना ने उसे कहा, तो तुम यहाँ विक्रांत से बदला लेने आई हो? जिनिष्का ने सीरियस होते हुए कहा, लगता है तुम्हें सब पता लग ही गया। चलो बढ़िया है, पर मैं तो विक्रांत से बदला लेकर ही रहूंगी। तुम्हारी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। तुम लोगों की वजह से उस दिन उस इंसान ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका बदला तो मैं विक्रांत से लेकर रहूंगी। उसे इसी तरह तड़प तड़प कर मरना होगा। वैसे उसके साथ तुम्हारी भी यही हालत होनी चाहिए। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। सुहाना ने खुद को शांत करते हुए कहा, विक्रांत की जान बचाने के लिए बदले में तुम मुझसे अब क्या चाहती हो? उसकी बात सुन जिनिष्का पागलों की तरह हंसते हुए बोली, अपने घुटनों पर बैठकर तुम विक्रांत की जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांगो। क्या पता मैं तुम्हारी बात मान जाऊं। वो जानती थी कि विक्रांत ने उसे सिर्फ सुहाना की वजह से ही रिजेक्ट किया था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो विक्रांत से हर वो चीज़ छीन ले जिसे वो दिल से चाहता था। उसकी बात सुन सुहाना अपने घुटनों पर बैठने की जगह काउच को थपथपाते हुए उस पर बैठ गई। ये देख जिनिष्का गुस्सा हो गई और बोली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं विक्रांत की जान नहीं बचाऊंगी? सुहाना बोली, मुझे डर है, इसलिए तो इतनी सुबह तुमसे मिलने यहाँ आई हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मेरे घुटनों पर बैठने के बावजूद तुम विक्रांत की जान नहीं बचाने वाली। इसलिए फालतू का ड्रामा बंद करो और साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसकी बात सुन वो हंसते हुए बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम विक्रांत को छोड़ दो और उसकी शादी मुझसे करवा दो। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं होने दूंगी। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर विक्रांत को छोड़ दूंगी? ये सुन जिनिष्का ने एक दवाई की बोतल टेबल पर रखते हुए कहा, ये एक नई दवाई है जिसे अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया गया है। ये विक्रांत की कंडीशन को पहले से भी बेहतर कर सकती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम उसके डॉक्टर से इसे चेक करवा सकती हो। टेक योर टाइम। वैसे मुझे नहीं लगता उसके पास अब ज़्यादा टाइम बचा है। कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी, पर तभी उसके पास एक फ़ोन आया। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जिनिष्का, क्या तुम बॉस के बनाए रूल्स भूल गई? बॉस कभी भी अपनी बनाई हुई दवाइयों के साथ कुछ भी गलत काम नहीं करने देंगे। तुम्हें क्या लगता है बॉस अगर कुछ दिन छुट्टी पर गए हैं तो तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करोगी? अगर तुम अभी नहीं रुकी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले ही पल फोन कट हो गया। जिनिष्का ने सोचा था कि जब तक उसका बॉस वापस आएगा तब तक विक्रांत उसका हो चुका होगा और बाद में वो अपने बॉस को इस बारे में बता देगी। यही सोचकर वो वहां से चली गई।